बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उम्मीदवारों को जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। स्लाइड नज़र आ रही है लेक्चर नंबर 1 हेड टीचर टेस्ट के नाम से। जी प्लीज़। जी स्लाइड यस नज़र आ सर। रही है, ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इस टेस्ट का तारुफ आपको करवा देता हूँ, ठीक है, कि ये टेस्ट है क्या। इससे पहले जो टेस्ट हुआ कभी इस नौइयत का ये नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये अपनी नौइयत का हेड टीचर का पहला टेस्ट हो रहा है। इससे पहले डिपार्टमेंटल लेवल पर जब से पाकिस्तान बना है पंजाब की तारीख में ऐसा कोई टेस्ट नहीं लिया गया। हाँ, जो पीपीएससी के थ्रू आते हैं, जो सेकेंडरी हेड्स हैं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के, वो तो एक चैनल है, लेकिन प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल का या हाई स्कूल हेड्स का डिपार्टमेंटल लेवल पे इससे पहले कोई टेस्ट नहीं लिया गया। ये पहली मरतबा हो रहा है। हाँ, इससे पहले एक टेस्ट लिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो टेस्ट भी आप देख लें। जो अभी रिसेंटली आपके डीओज़ डिप्टी डीओज़ पूरे पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे लोग जिस टेस्ट को क्वालिफाई करके आए हैं वो टेस्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि ये एससीडी डिप्टी डीओ डीईओ सीईओ टेस्ट, ये स्लाइड नज़र आ रहा है पेज ये वाला आप लोगों को? जी, एससीडी नजर नहीं आ रही स्लाइड। किसी को शो हो रही है जी? नजर नहीं आ रहा। चलें, ओके, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। जी आप बताइएगा। जी नजर आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं तारुफ करवा देता हूँ। जो टेस्ट हुआ है डिप्टी डीओज़ का, डीओज़ का, सीईओज़ का, ठीक है। आपको पता है कि पूरे पंजाब के अंदर ये हमारे पास मौजूद है, बाकी किसी सोर्स से आपको ये नहीं मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल से ही हमें टेस्ट मिला था। इसमें ना 5 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर टेस्ट हुआ था पहले उनका, देन उनका जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट हुआ था और इंटरव्यू। 3 स्टेप्स पे इनकी सिलेक्शन हुई है। टाइप अ नोटिफिकेशन फॉर समर वेकेशन, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन में थे वो सारे लोग डिप्टी डी ओ से लेकर सी, तो उन्होंने नोटिफिकेशन ये चीज़ें टाइप करनी होती हैं, तो उनको कहा गया कि कंप्यूटर के ऊपर आप गर्मियों की छुट्टियों का एक जो नोटिफिकेशन है वो टाइप करके दें। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि डिज़ाइन 5 स्लाइड्स अबाउट हाउ टू कंट्रोल ड्रॉप आउट, आप ड्रॉप आउट को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर 5 स्लाइड्स पावर पॉइंट पर बना के दें। तीसरा क्वेश्चन, इसमें 5 टॉपिक्स दिए गए थे कि इनको गूगल पे सर्च करें और एम एस वर्ड में उनको पेस्ट करके दिखाएं। चौथा जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि स्टूडेंट के रिज़ल्ट आप एक्सेल शीट में कैसे बना सकते हैं। पांचवा ये था कि ये जितने भी ऊपर 4 चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों को जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ईमेल ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उस पर आपने सेंड करना। ये था उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, जो दूसरा टेस्ट था वो किस तरह से था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सब्जेक्ट बेस्ड था। जी, ये वो सब्जेक्ट बेस्ड नज़र आ रहा है जी। रिटन असेसमेंट फॉर डीओज डिप्टी डीओज। जी, ये वो पेपर था, ठीक है। इसमें किस तरह से उन्होंने डिवीज़न की हुई थी। जनरल नॉलेज के 5 नंबर थे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप के 15 थे, एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड लाज के 15 थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 15 थे, ऐसे राइटिंग के 10 नंबर थे। ये सारे का सारा पेपर दोनों कंप्यूटर बेस्ड भी और ये भी सब्जेक्टिव था। इसमें से कुछ क्वेश्चन चले मैं आपको एज अ सैम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जनरल नॉलेज से मुराद कश्मीर के मामलात, ईरान और इसराइल वार के मामलात नहीं, ये नहीं, बल्कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का करंट अफेयर जनरल नॉलेज था। मिसाल के तौर पर नेम द 2 डेवलपमेंट पार्टनर्स वर्किंग विद द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, विच डिस्ट्रिक्ट्स आर सेलेक्टेड फॉर स्कूल न्यूट्रिशनल प्लान, नेम एनी 2, विच करिकुलम इज़ करेंटली यूज्ड इन पंजाब, mention the major barrier to student enrollment in rural Punjab, name the 2 key initiative by the Punjab Education Department to enhance quality education in the government schools। इस तरह के ये सारे सवाल थे। ये पेपर आपको मैं बाद में शेयर कर दूंगा सारे का सारा, अभी थोड़ा इसको कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है हमने। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे। अब ये तो सारा सब्जेक्टिव था, आपका पेपर कैसे होगा। आप लोगों को याद है कि कुछ ही टाइम पहले एक TNA के नाम से एक टेस्ट गवर्नमेंट ने रखा था, जिसको पूरे पंजाब में चंद ही लोगों ने जो है वो टेस्ट अटैम्प्ट किया था। वो आजकल आपको पता है कि मिनिस्टर साहब की जो सोशल मीडिया टीम के जो ऑनर्स हैं वही टीचर्स हैं हमारे पूरे पंजाब के। तो हम बात करते हैं अपनी इसकी कि आपका ये टेस्ट कैसे होगा। ये कोई फ़ाइनल बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि मैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट बकर में, और पिछले
4 सालों से मैं जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी चला रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एजुकेशन के ऊपर अब तक की 6 जो एडिशन है मेरी बुक के, वो पब्लिश हो चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैं बता रहा था। तो अब जो मेरी अपनी एक थिंकिंग है, जो मैंने सीनियर से डिस्कशन इस बारे में की है, तो चूँकि आपको पता है कि पंजाब में पहले हमारे 54,000 सरकारी स्कूल थे, उनमें 13,000 के राउंड अबाउट जो है वो आउटसोर्स हो चुके हैं। बाकी बचते हैं हमारे पास कितने स्कूल, अगर उस हिसाब से दें 40,000 आप कर दें, 40,000 स्कूल्स हैं। अब इन 40,000 स्कूल में आप कर दें कि सपोज़ कर लेते कि 4,000 ऐसे स्कूल हैं, हाई स्कूल, जहाँ पे रेगुलर हेड काम करें, ठीक है। तो 4,000 कर लेते हैं इस पर कुछ, और टोटल हम कर लें 30,000 स्कूल, 10,000 चले निकाल दें। तो इन 30,000 स्कूलों के हेड्स का टेस्ट होना है। साफ ज़ाहिर है कि वो लाहौर में नहीं हो सकता, साफ ज़ाहिर है कि वो सब्जेक्टिव भी नहीं हो सकता। 30,000 स्कूलों का टेस्ट है। आगे अगर हम देखें तो हो सकता है एक स्कूल के लिए 4-4 लोग भी टेस्ट दें। तो मेरी जो एक अपनी राय है, या मैं आप कह सकते हैं कि मेरी जो मैं समझ रहा हूँ, मेरे ख़्याल में वो ये होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेस्ट होगा, वैसे ही होगा जैसे आपका TNA का होना था, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ चल रही है कि ये TNA के लिए है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोग इसमें अपीयर हो, जो होना चाहता हो। ये है कि इसमें 10,000 अलाउंस मिलेगा। पहले हेड, प्राइमरी स्कूल हेड को ग़ालिबन 500 दिया जाता है, एलिमेंट्री वाले को 700 दिया जाता है, 1500 मेरे ख्याल में हाई स्कूल का है। तो अब पहले ये अलाउंस, अब जो है वो अलाउंस वो कर रहे हैं 10,000 इसके लिए, ठीक है। टीचिंग भी करेगा और मैनेजमेंट भी हेड करेगा। इसमें बिल्कुल ये नहीं कि मैंने सेशन चलाना है तो मैं कह रहा हूँ मैं ख़ुद इस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ। हम खुद रेगुलर नहीं है, अभी आप लोगों को पता है ईओज़ और SSCs पिछले 8 सालों से 10 सालों से धक्के खा रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि जी मैंने सेशन चलाना है तो इसलिए, ये इसका कोई TNA के साथ कोई लिंक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ना सोशल मीडिया के TNA के साथ इसका लिंक है, ये तो आप लोगों की ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के लिए टेस्ट ले रहे हैं, बहाने से नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये पहले DOs, डिप्टी DOs का भी हुआ है। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो इसको अवेल करना चाहता है बहुत अच्छी बात है। ये एक्सपीरियंस आपको आगे काम भी आ सकता है। बहरहाल ये है जी, मेरे हिसाब से ये टैबलेट पे टेस्ट होंगे, MCQs बेस्ड टेस्ट होंगे। इसमें हो सकता है कि कुछ 1, 2, 3 सवाल जो है वो सब्जेक्टिव के भी हों। एक दो मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि आपका एक टीचर जो है वो स्कूल के अंदर लेट आता है, आपने अपने AEO को, आपने अपने डिप्टी DO को रिपोर्ट कैसे करनी है, एक लेटर बना के टाइप करके दें। ये पॉसिबल है, मतलब इस हद तक हो सकता है। यानी सारे का सारा पेपर आपका जो है वो सब्जेक्टिव पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म है, ना इतनी तादाद में कोई एग्जामिनर है, ना कंडक्शन के लिए कोई सिस्टम मौजूद है। तो इसलिए फिर ये ऐसा ही होगा कि AEOs, डिप्टी DOs, DOs, COs, MEAs की जॉइंट एफर्ट से ये स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सेंटर्स बनाए जाएंगे। तहसील लेवल पे हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कोई सेंटर बना के वहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट किए जाएं। पॉसिबल है कि प्राइमरी, एलिमेंट्री और हेड के लिए एक टेस्ट हो, ठीक है। हो सकता है कि क्योंकि प्राइमरी और एलिमेंट्री हेड जो होते हैं हमारे, उनकी तो तकरीबन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। फ़र्क आता है थोड़ा सा हाई स्कूल के उसमें, क्योंकि उसमें उसके पास फिर DDO पावर आ जाती है अब जो होंगे। बहरहाल इसका सिलेबस सब क्या होगा, इसके सिलेबस में आपके भी इसमें 3 चीज़ें हैं: नॉलेज बेस्ड असेसमेंट, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एवेलुएशन और इंटरव्यूइंग। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, यानी नॉलेज पे, इस नॉलेज से मुराद वही जनरल नॉलेज है। हमारी कौन सी आप देखें हमारे पंजाब के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ FLN प्रोग्राम अभी छुट्टियों के अंदर चल रहा है, ठीक है। स्कूल काउंसिल हमारे यहाँ एस्पायर प्रोजेक्ट चल रहा है, PHCIP के थ्रू, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के थ्रू रूम्स बनाए जा रहे हैं, EC रूम्स डेवलप किए जा रहे हैं। STI की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। रैशनलाइजेशन हो रही है, ट्रांसफ़र अभी ओपन हुए हैं, CIS है, HRMIS है, PIDA एक्ट है, हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो फिर आपको इंशाल्लाह ताला मैं PDF में मुकम्मल शेयर भी कर दूंगा कि ये टॉपिक्स हैं। तो ये आपका जो है सिलेबस होगा। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर है लीडरशिप, कि आपने स्कूल को एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्कूल की कम्युनिकेशन स्किल्स एक हेड के पास क्या क्या होनी चाहिए। इसके लिए मैंने पिछले कोई 5-7 दिनों से बड़ी कोशिश की कि कहाँ से डाटा इकट्ठा किया जाए, सीनियर से डिस्कशन की, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है। मैं तो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मैं 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। हज़ारों की तादाद में मेरे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन टीचिंग सेक्टर कैडर की पोस्ट में या फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी सीट्स हैं वहाँ पे कामयाब भी हुए। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद भी होंगे। ये मैंने कुछ जो है ना वो अपने सारा जो मेरे पास डाटा था उसको मैंने मतलब
उसकी स्कैनिंग की कि क्या क्या चीज़ें मुझे हेल्प कर सकते हैं। ये एक हेड टीचर गाइड है जो कि कायद पंजाब ने डेवलप किया था, मैंने इसको आज रीड किया अच्छी तरह। ये दस्तूरुल अमल है, तो इसमें भी प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल हेड के लिए, स्कूल को चलाने के लिए मुख्तलिफ मेकानिज़म है। ये दूसरी बुक है जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, जब करूँगा। रिसोर्स बुक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल रूल्स, लीव रूल्स, स्कूल को चलाने के हवाले से जितने भी रूल्स हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि किसी के पास ये मौजूद हैं तो वो बेशक ख़ुद भी पढ़ सकता है, लाजमी नहीं है सेशन ज्वाइन करना। इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है। ट्रेनिंग मैनुअल फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो स्कूल के हवाले से। ये टीचर गाइड है, इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट है, टीचर ने कैसे अपना रोल प्ले करना है, चूँकि हेड का काम टीचिंग भी होगा, ठीक है, तो अपने टीचर्स को भी सुपरवाइज़ करेगा। ये एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, और ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको मैं इंशाल्लाह ताला फ़ॉलो करूँगा। तो आज के लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं बता रहा था कि आपका जो टेस्ट होगा आपके स्कूल प्रेमिसेस के अंदर जो कुछ होता है उसमें से होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिंक्ड हैं आपके उसके साथ, मिसाल के तौर पर MEAs हैं, MEAs की मॉनिटरिंग है, LND, अब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फिर स्कूल की बात आ जाएगी। तो जो DOs, डेप्टी DOs, COs का जो है ना, वो उनकी डोमेन में जो चीज़ें आती हैं उनका टेस्ट हुआ है। आपका जो टेस्ट होगा वो किस चीज़ का होगा, जो आपकी डोमेन में एज अ हेड आएंगी। आपने स्कूल को कैसे चलाना है, टाइम टेबल आपने कैसे बनाना है, स्कूल कौंसल की मीटिंग आपने कैसे बुलानी है, ठीक है। अगर कोई टीचर काम नहीं कर रहा तो उसकी रिपोर्ट कैसे करनी है, स्कूल की इनरोलमेंट को कैसे बढ़ाना है, ड्रॉप आउट को कैसे कम करना है, कम्युनिटी को कैसे इंगेज करना है, स्कूल का को एस्थेटिक या कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे आपने स्कूल का बनाना है, ठीक है। अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन और करना है, सिस को, HRMIS को कैसे मैनेज करना है, स्कूल रिकॉर्ड को, स्कूल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। ये वो मतलब कुछ चीज़ें, ये अभी सारी चीज़ें नहीं बताई मैंने, अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग हैं जो फिर इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हेड टीचर टेस्ट है, ये अब तक इंट्रोडक्शन था। प्राइमरी स्कूल हेड, एलिमेंट्री स्कूल हेड एंड सेकेंडरी स्कूल हेड, ठीक है। तो इस पे हम इंशाल्लाह ताला बात करने जा रहे हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम और बाबरकत कलाम से, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आलीशान के ज़िक्र से हमने आगाज़ किया था। तो ये हमारे जो है वो टॉपिक्स होंगे। टॉपिक्स कौन कौन से हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे, इनमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है स्कूल काउंसिल मैनेजमेंट, SMC, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम जो आज डिस्कस करेंगे वो होगा परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट्स, PER। थर्ड टॉपिक जो होगा वो होगा टीम टीचिंग वर्सेस मल्टीग्रेड टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। माइक प्लीज़ आपने ऑफ रखेंगे, किसी का माइक ऑन है? आप सब लोग माशाल्लाह। ये मैमूना सादिक, प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा, थैंक यू जी। अब तक कोई मसला, मैमूना प्लीज़ आपका माइक मुसलसल ऑन हो रहा है, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ इसको ऑफ रखें। सर काइंडली स्लाइड पूरी शो नहीं हो रही। मैं अभी शो करता हूँ, मैं ये एक सेकंड जी, अभी बताइएगा। शो हुई है जी सारी स्लाइड? टॉपिक 1 स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की स्लाइड नज़र आ रही है सबको? नो सर, चलो अच्छा जिनको ना ये मैंने ग्रुप के अंदर भी भेज दिए हैं, ये स्लाइड्स ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। आप ग्रुप में इसको डाउनलोड करें और इसको ओपन कर लें। इन केस अगर ये बार बार इशू आ रहा है तो बजाय इसके कि हम बार बार इस पर डिस्कशन करें, टाइम वेस्ट करें, इतने लोगों का 150 के राउंड अबाउट लोग हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि अगर 1 मिनट भी ज़ाया होगा तो 150 मिनट ज़ाया हो। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश ये है कि PDF को ओपन करके रखें साथ, इन केस यहाँ से स्लाइड नज़र नहीं आती वहाँ से आप देख लें, ठीक है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी मुकम्मल A to Z, जितनी भी डिस्कशन हो रही है होगी इंशाल्लाह सब रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको ग्रुप के अंदर ही। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, SMC। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल बेसिकली एक एडवाइजरी, एक डेलिब्रेटिव कहते हैं ऐसी बॉडी को जो डिसीजन मेकिंग करती है, ठीक है, प्लानिंग करती है। तो एडवाइजरी आपको पता है एडवाइज़ करना क्या होता है, मतलब स्कूल हेड को स्कूल के मामलात में एडवाइज़ करना। डेलिब्रेशन, इसके से मुराद डिस्कशन के बाद किसी कंक्लूजन पे आना, इसको डेलिब्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, ठीक है। तो ये 3 इसके मेजर जो है वो इसके पीछे एस्पेक्ट्स होते हैं। एडवाइजरी, डेलिब्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग
पेरेंट्स, टीचर, जनरल पब्लिक फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड, बाकायदा इसको बनाया जाता है और ये रेगुलरली जो है वो इसकी मीटिंग भी होती है। ये मैंने अपने ही 2 स्कूल्स की मैं जो मीटिंग रखी थी अपने ही उसके साथ स्कूल काउंसिल के स्टाफ के साथ, तो ये उनकी पिक्स लगाई हुई हैं, मुझे गूगल से मिली नहीं थी। तो बतौर एईओ यो मैंने हेड की थी मीटिंग स्कूल काउंसिल की। अब इसके बाद जो है हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने उस दिन ये क्वेश्चन जब सेशन डेमो सेशन की बात की थी, ग्रुप में लोग ऐड हुए, तो मैंने बाय द वे क्वेश्चन दे दिया कि हमारी मौजूदा स्कूल काउंसिल, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल कौन सी चल रही है। तो आपको पता है ये रिसेंटली 2025 में इसका ये नोटिफाई हुआ है 20 जनवरी 2025 में। इससे पहले क्या किया था आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ बैकग्राउंड समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। स्कूल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी 1975 में। सबसे पहले प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए 1994 के अंदर बाकायदा तौर पर एसएमसी, उस वक़्त एसएमसी का नाम था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अब है काउंसिल। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा, अगर अब सवाल पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलें ये थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लें। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उस वक़्त इसका नाम था प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए। कब? 1994 1994 में। फिर 95-98 में हाई स्कूल्स के लिए भी ये बना दी गई थी 1995 से 98 में। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ का नेम फिर चेंज कर दिया गया 2000 में आके, 6 साल बाद 2000 में इनका नेम चेंज कर दिया गया। तो फिर पंजाब के अंदर बाकायदा PESRP पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स के तहत 2003 में स्कूल काउंसिल बाकायदा तौर पर प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए बनाई गई। ठीक है, फिर हमारी पॉलिसीज़ आई पंजाब के अंदर स्कूल मैनेजमेंट की, 2007 की पॉलिसी आई, फिर 8 की आई, फिर 2013 की। जो ये 20 जनवरी 2025 से पहले हमारी कौन सी पॉलिसी चलती रही? दी लास्ट एक्टिव काउंसिल पॉलिसी इन पंजाब वाज स्कूल काउंसिल पॉलिसी 2013 की चलती रही है। इसमें 9 से 17 मेंबर थे। ठीक है, और इसमें ऑड मेंबर रखना शर्त थी। इसमें ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम देखेंगे जो नई पॉलिसी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पिछली पॉलिसी में जो थी वो ख़त्म कर दी गई हैं, इवन ऑड नंबर का चक्कर भी ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें 9 से 17 मेंबर थे, एक चेयरपर्सन, और फिर मोर देन 50% इसमें पेरेंट मेंबर। ठीक है, तो अभी जो करंटली हमारी पॉलिसी चल रही है वो कौन सी है? स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल SMC 2024। अब इसका नाम 2024 है, लेकिन याद रखिएगा ये नोटिफाई 25 में हुई है, 20 जनवरी 25 में। इस पे सारा फ्रेमवर्क इसका बना लिया गया था 24 में, तो इसका नाम भी SMC 2024 ही है, लेकिन नोटिफाई कब हुई है? 25 के अंदर। तो ये मैंने क्वेश्चन भी उस दिन दिया, बहुत से लोगों ने SMC 2025, बल्कि मेजॉरिटी ने SMC 2025 के ऊपर टिक किया हुआ था। भाई इसको बेसिकली इसका जो फुल नेम है वो ये है कि SMC 2024। ठीक है, तो ये है वो जी हमारी पॉलिसी जो करंटली हमारे स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल 2024 कब नोटिफाई हुई? 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी थी 19/12/2024 को कैबिनेट ने। फिर ये नोटिफिकेशन इसका हुआ कब? ये देखें, कैबिनेट की अप्रूवल इसको मिली थी 19 दिसंबर 2024 को, इसलिए इसका नाम स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल 2024 है। लेकिन फिर ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन जो डिपार्टमेंट ने इशू किया वो कब किया? गज़ट में शाया होने के बाद, पंजाब गज़ट में शाया होने के बाद 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो अब इसमें विजन, मिशन और स्कोप इसका क्या है? विजन किसको कहते हैं? विजन कहते हैं कि आप का मौजूदा स्कूल स्ट्रक्चर कहाँ पे है, आप 2 साल बाद, 4 साल बाद या 10 साल बाद अपने स्कूल को कैसा देखना चाहते हैं, दैट इज़ योर विजन। ठीक है, ये आपका क्या होता है? विजन। विजन कहते हैं हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने क्या करना है, स्कूल को कैसा बनाना है। टू डिज़ाइन अ डायनामिक कहते हैं चेंजिंग, यानी अब देखें हमारे यहाँ मैंने प्राइमरी स्कूल टीचिंग की है 1 साल 10 माह तकरीबन, यानी टोटल 20 मंथ मैंने बतौर PhD भी काम किया। जिस स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी वहाँ पे ब्लैक बोर्ड थे, अब देखें वहाँ अब स्कूलों के अंदर वाइट बोर्ड है, हाई स्कूल्स के अंदर स्मार्ट बोर्ड भी आ चुके हैं। ये है कि चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं, इसको कहते हैं डायनामिक्स। To design a dynamic and accountable public school in the Punjab that guarantee the transformative education to all students। ये ऐसे स्कूल बनाना, अकाउंटेबल स्कूल जो बच्चों को, तमाम स्टूडेंट्स को इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करें, एम्पावरिंग दैम, बच्चों को इस काबिल बनाएं टू बिकम क्रिटिकल थिंकर, कि वो क्रिटिकल थिंकर बने, अच्छे रेस्पॉन्सिबल शहरी बने, रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और उनकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग हो।
ठीक है, ये इसका विजन है, MCQs में आ सकता है। दूसरा है मिशन। मिशन क्या होता है? मिशन हमारा गोल होता है, ठीक है, कि हमने अपने टारगेट्स तक पहुंचना कैसे है। विजन बना लिया, अब उस विजन की तकमील कैसे होगी, ये मिशंस के ज़रिए होती है। टू एम्पावर स्कूल बाय इम्प्लीमेंटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एंड एन एम्पावर्ड कम्युनिटी इंगेजमेंट स्ट्रक्चर दैट फॉस्टर्स एक्सीलेंस, यानी स्कूल को ये सारी चीज़ें स्कूल के अंदर कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, स्कूल को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, कम्युनिटी इंगेजमेंट से, ठीक है, यानी वालदेन को, यूथ मेंबर को, स्पेशल मेंबर को, ठीक है, ताकि स्कूल के अंदर एक्सीलेंस, ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन और इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन या यूटिलाइजेशन हो। स्कोप, ये पॉलिसी कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी? ये पंजाब के तमाम स्कूल्स के अंदर, ठीक है, पंजाब के तमाम पब्लिक यानी सरकारी स्कूल के अंदर ये पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। इसके 3 प्रिंसिपल बनाए गए हैं। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। कोलैबोरेशन किसको कहते हैं? मिल के काम करने को, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन के सारे इसमें प्रोमोट अ सिनर्जिस्टिक एजुकेशनल इन्वायरमेंट इन द स्कूल। सिनर्जिस्टिक कहते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का इकट्ठ, उसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रमोट सिनर्जिस्टिक एजुकेशनल इन्वायरमेंट इन स्कूल दैट एक्टिवली इंगेज स्कूल स्टाफ, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर एंड रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी स्कूल के अंदर वालदैन को, कम्युनिटी को, स्कूल के टीचर्स को, ठीक है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर, सबको एक पेज पे ला के स्कूल की बेहतरी के लिए चलाना, ये पहला कोर प्रिंसिपल है, कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन। देन कम सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्या है? आपके घर में बिजली चली गई है, जैसे आजकल चली जाती है, पानी जो है ना वो टैंकी में थोड़ा ही बचा हुआ है, तो हम कितना एहतियात से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी एहतियात और किफ़ायत शुआरी से हम यूज़ करते हैं ताकि वेस्ट ना हो हमारा जो रिसोर्स है, पानी है, ठीक है, बिजली पता नहीं कब आती। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। जब आप अपने रिसोर्सेज को गैर ज़रूरी या ज़िया से बचाते हैं और उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, इसको सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे स्कूल में रिसोर्सेज से क्या मुराद है? आपके पास NSB का फ़ंड है, FTF का फ़ंड है, आपको कोई एलुमनाई कुछ डोनेट कर देते हैं, तो आपने उन सारी चीज़ों को सस्टेनेबल यूज़ करें, गैर ज़रूरी खर्च नहीं करना, ठीक है। सिक्योर कम्युनिटी एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सपोर्ट। कम्युनिटी की और फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कम्युनिटी के अच्छे वर्कर्स होते हैं, जो डोनर्स होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट जो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको फिलैंथ्रोपिक कहा जाता है। तो कम्युनिटी और फिलैंथ्रोपिस्ट की सपोर्ट। प्रायोरिटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मिसाल के तौर पर कमरे आप बना सकते हैं, आप बरामदा बना, पहले ये नहीं था, स्कूल कौंसिल ये काम खुद नहीं कर सकती थी, अब कर सकती है, ताकि कंड्यूसिव यानी चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग इन्वायरमेंट बने। दैन है जी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इनकरेज कैंडिड कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन हो जो ट्रांसपेरेंट हो, वाज़े हो। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, जो भी माली मामलात है वो बिल्कुल वाज़े हैं, उसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई करप्शन कुछ भी मौजूद ना हो। इंश्योर म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस द ऑल स्टेक होल्डर फॉर द पोटेंशियल, यानी तमाम लोग मिल के काम करें। स्टेक होल्डर किसको कहते हैं? उस्ताद स्टेक होल्डर है, टीचर्स, पेरेंट्स स्टेक होल्डर हैं, कम्युनिटी के मेंबर स्टेक होल्डर हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग जो है वो ऑफिसर्स, ये सारे स्टेक होल्डर हैं। क्यों स्टेक होल्डर उसको कहते हैं? जिस बंदे का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी बेनिफिट, कोई भी लिंक बनता हो स्कूल के साथ, वो स्कूल का स्टेक होल्डर होता है। तो ये 3 जो है ये MCQs में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल 2024। तो ये उसमें तीनों आ सकते हैं, ऑल ऑफ दीज हो सकता है, या इन तीनों में से कोई एक नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें आपके विच इज़ नॉट द कोर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल 2024। मैंने ना कुछ MCQs भी इस पे बनाए हैं, वो अभी ग्रुप में लेक्चर के बाद आपको मैं भेज दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि पता चल सके कि किस तरह का आपका जो है वो MCQs बनाए जाएंगे। ये एक बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है इस आज के लेक्चर की, टॉपिक 1 की। वो है जी कंपोजिशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल जो पिछली थी उसका टेन्योर था 2 साल, इसका है 3 साल। इसकी बात हम करते हैं, पिछली को छोड़ देते हैं। टेन्योर इसका कितना होगा? एक स्कूल काउंसिल का, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल का 3 साल। अब पिछली में हमने बात की 9 से 17, इसमें 10 मेंबर होने चाहिए, इसमें 10 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, यानी इसमें लाजमी नहीं है कि आप 11 करें या 9 करें, 10 हैं। इससे ऊपर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, कि इतने ही लगें। इसमें मिनिमम नंबर बताया गया, इस पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम नंबर नहीं बताया गया कि इतने आपने रखने हैं। अब इसमें सबसे पहले आप 3 पेरेंट मेंबर रख सकते हैं,
ठीक है, मेल स्कूल के अंदर जो बच्चे के मेल पेरेंट हैं या गार्डियन, ठीक है, वो रखेंगे। फीमेल स्कूल के अंदर फीमेल पेरेंट या उनकी गार्डियन रखेंगे। कोई बच्चा यतीम है तो उसके जो वर्सा हैं वो आ जाएंगे। 3 पेरेंट मेंबर होंगे, 2 इसके अंदर टीचर मेंबर होंगे। अब ये टीचर मेंबर 2 कौन से होंगे? एक तो स्कूल का हेड होगा, दूसरा, अब ये पिछली पॉलिसी के अंदर ये जो दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ ये नहीं थी। टीचर मेंबर, द स्कूल हेड एंड द सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ दैट स्कूल, एक्स ऑफिशियो कहते हैं जो पहले से ही काम कर रहा है उसी ऑफिस के अंदर, उसी स्कूल के अंदर। तो एक हेड और एक सीनियर मोस्ट टीचर, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि 2 सीनियर टीचर ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है। आप लोगों को पता है कि हमारी प्रमोशन या सीनियरिटी ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखते हैं। इन केस अब साफ ज़ाहिर मिसाल के तो मैं यूँ हूँ तो मेरे सर और भी 25-30 लोग आए थे तो सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो सेम है। तो फिर क्या देखा जाता है? फिर एज देखी जाती है कि एज किसकी ज़्यादा। इन केस एज भी सेम है, सेम डेट, सेम मंथ, सेम ईयर। फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं उसका मेरिट, जब उसकी सिलेक्शन हुई थी। बहरहाल इस हद तक बात जाती नहीं है, तो इसमें फिर ओल्डर देखा जाएगा अगर 2 सेम एज के आ जाते हैं, सीनियरिटी के आ जाते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे जनरल मेंबर। अब 3, 2, 5 हो गए। 3 इसमें क्या है? जनरल मेंबर हैं, ठीक है। जनरल मेंबर से क्या मुराद है? फिलैंथ्रोपिस्ट, जो सपोर्टर होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। कोई कांग्रेस के या ताजरान के कोई मेंबर हैं, अंजुमन ताजरान के, सिविल सोसाइटी के, कोई हमारा लंबरदार है, इमाम मस्जिद है, इस तरह का कोई पॉलिटिशियन है, कोई फॉर्मर एकेडमिशियंस, कोई पुराने उस्ताद हैं, कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, हेडमास्टर हैं, उनको एलुमनाई स्कूल के साबका स्टूडेंट्स, रिटायर्ड सिविल एंड मिलिट्री पर्सन, ठीक है, मिलिट्री के रिटायर्ड या फिर सिविल किसी भी डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं, जो उनमें से कोई रख सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर है स्पेशल। अब ये 2 चीज़ें जो है ना, ये पिछली पॉलिसी के अंदर नहीं थी, बाकी तो थी। एक है स्पेशल मेंबर। इंक्लूसिव एजुकेशन किसको कहते हैं? आप में से कोई बता सकता है? शाबाश। इंक्लूसिव एजुकेशन, जी क्विकली प्लीज़। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? किसी को आइडिया हो? सर इसमें माइनॉरिटीज और डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ स्टडी करवाना। ऐसी एजुकेशन, अब देखें ना हमारे स्कूलों के अंदर, हर स्कूल के अंदर इस तरह के बच्चे होते हैं जिसको होलिस्टिक एजुकेशन। यस, होलिस्टिक इसको बोलते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन सर। यस, होलिस्टिक भी होती है ये। अच्छा, अब देखें हमारे स्कूलों के अंदर ना, अब ये हम जितनी भी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में, कोई एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपने नहीं पढ़ी सुनी होगी। हमें टर्म्स का नहीं पता होगा, हमें उनको यूज़ करने का नहीं पता होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि इनका मकसद क्या है। आप और मैं खुद आपको बताया कि मैं 1 साल 10 माह जो है वो PhD रहा हूँ, मैं 6 माह SST की जॉब मैंने की है, उसके बाद मैं AU लगा हूँ। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम खुद अपने हाथों से करते हैं, अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन मसला ये है कि तवज्जो नहीं करते। तो ये जिन लोगों ने कोई पिछले टेन्योर में अपनी सर्विस में कोई हेडशिप का काम किया है या फिर हेड के साथ अटैच रहें, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा। इंक्लूसिविटी क्या होती है? अब मैं बता रहा था कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ना स्पेशल नीड्स होती हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं वो। मिसाल के तौर पर किसी को देखने का मसला है, सुनने का मसला है, चलने का मसला है, ठीक है। जहनी तौर पर वो बच्चा मुकम्मल फिट नहीं है, ठीक है। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो सलाहियतें हैं जो अता की गई, उनमें कोई ना कोई लिमिटेशन मौजूद है। तो इनको हम कहते हैं डिफरेंटली एबल चाइल्ड, ठीक है आजकल। तो अब देखें, बात करने का मकसद ये कि ये बच्चे हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ते हैं। आपका जो SDG 4 है, जो कल भी मैंने क्वेश्चन में भी एक क्विज़ में भी दिया था, SDG 4 के बारे में भी हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो उसमें ये कहा गया कि इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन दें। तो बेसिकली ताकि जो हमारे स्कूल में ऐसे भी बच्चे आते हैं जो माइनॉरिटीज़ के हों या फिर वो बच्चे जो डिसेबल बच्चे हों, वो स्कूल में आते हैं, तो उनके लिए कोई स्कूल कौंसिल के अंदर भी मेंबरशिप हो। तो यहाँ पे हम ये वो बंदा रखेंगे जो उन बच्चों के वालिदैन में से होगा। कोई डिसेबल बच्चा है, अल्लाह ना करे, कोई माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं। जब आप माइनॉरिटीज़ के बच्चों को, डिसेबल, डिफरेंटली एबल बच्चों को, नॉर्मल बच्चों जो हेल्दी बच्चे, उनके साथ बिठा के पढ़ाते हैं ना, इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो उनके लिए फिर एक मेंबर रखा गया इसमें। इस मेंबर का नाम क्या है? स्पेशल मेंबर। ये एक होगा अगर तो माइनॉरिटीज़ है। मिसाल के तो हमारे गांव में एक क्रिश्चियन फैमिली है, सिर्फ एक, अब तो उनके पेरेंट हो सकते हैं, या फिर जो है जो डिसेबल बच्चे आप बता रहे थे इसका
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। इस पे मैं डिटेल में बात करूँगा, कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इसको इंशाल्लाह, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये टोटल हमारे 17 गोल हैं, एजुकेशन से रिलेटेड गोल 4 है SDG 4, ठीक है। उस पे मैं बात करूँगा इंशाल्लाह बाद में, अब आज उसको डिस्कस हम नहीं करें, बस इतना उसको फ़िलहाल याद कर लें। यूथ मेंबर, अब आखिरी मेंबर 10वां कौन सा होगा? यूथ में। अब ये भी नई एक बात है कि 25 से 35 साल एज का हामिल, ठीक है, जिसके पास मिनिमम BA BSc की डिग्री हो, बैचलर डिग्री है वो जिसके पास, एक मेंबर वो होगा। ये 10 पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। तो को ऑप्टेड मेंबर, अगर कोई ये चाहती है स्कूल मैनेजमेंट के मज़ीद उसमें कुछ मेंबर ऐड करें, तो वो कंसेंसस से मशावरत के साथ जो है वो फिर क्या करें, एक दो और मेंबर बढ़ा सकते हैं। तो टोटल कितने में टेन्योर कितना है? 3 साल। मेंबर मिनिमम कितने होंगे? 10। पेरेंट कितने होंगे? 3। टीचर मेंबर कितने होंगे? 2, एक हेड और एक सीनियर। जनरल मेंबर 3, स्पेशल मेंबर 1, यूथ मेंबर 1, 10 हो गए, ठीक है। अब इसकी जो कंपोजिशन है, आप देखें, हम आप में से बहुत से लोग हेड के तौर पर काम कर रहे होंगे ऑलरेडी, तो उसमें एक होता है चेयरपर्सन। पहले भी यही उसको कहते हैं चेयरमैन NSB, ये नाम था पहले, चेयरमैन NSB था, अब उसका नाम चेंज करके चेयरपर्सन रख दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल SMC चेयरपर्सन, वो कौन होगा? स्कूल का हेड। को सिग्नेटरी था पहले, ठीक है। अब को सिग्नेटरी का नाम चेंज करके क्या रखा गया? को चेयरपर्सन। ये पेरेंट या जनरल मेंबर में से कोई हो सकता है, पहले था कि कोई भी हो सकता है, अब भी यही है कि जी कोई भी हो सकता है, पेरेंट या जनरल मेंबर से। फिर है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होगा? सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द स्कूल। अब ये एक नया ओहदा इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इससे पहले ये नहीं था, ये सेक्रेटरी होगा, ठीक है जी। तो सिलेक्शन कमेटी, अब स्कूल कौंसिल को, चूँकि ये चीज़ नहीं आई है ना, तो इससे मुतालिक 2-3 सवाल आ सकते हैं जो मुझे लग रहा है। तो देयर शैल बी, चूँकि जो करंट, ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, आपके आने वाली नस्लों को भी। जब भी आपने डिपार्टमेंटल किसी भी टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तो जो गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है उसके इनिशिएटिव लाजमी देख के जाने हैं। अब जैसे ये मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने जो रैशनलाइजेशन की बात ये कर रहे हैं, STI की रिक्रूटमेंट की ये बात कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक हो गया। ये जो आउटसोर्स हैं PSRP से रिलेटेड स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, इनसे मुतालिक चीज़ें हैं। तो जो इनके करंट इनिशिएटिव हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ये पूछेंगे, ये बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने फिर अपने आप को भी थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है, तो अपनी चीज़ों को भी हाईलाइट करना होता है। ये माइक किसी का ऑन है, बुश क्या है, बशारत अली साहब, प्लीज़ इसको ऑफ़ रखें। आपका कैमरा भी ऑन है बशारत, आप तक आवाज़ जा रही है, कैमरा ऑफ़ करें, माइक भी ऑफ़ रखें अपना। माइक तो मैंने आपको ऑफ़ कर दिया, कैमरा मेरे कंट्रोल में नहीं है, काइंडली इसको ऑफ़ रखें। अच्छा, देयर शैल बी 3 SMC मेंबरशिप सिलेक्शन कमेटी। 3 तरह की कमेटीज़ होंगी, प्राइमरी के लिए अलग, मिडिल के लिए अलग, हाई स्कूल के लिए अलग। प्राइमरी का जो कन्वीनियर होगा वो होगा उसका AEO, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। एलिमेंट्री स्कूल का होगा डेप्टी DEO, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DDEO। एक वर्ड होता है DDO, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। DDO उसको कहते हैं ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक होता है DDEO, ठीक है। तो ये होता है कौन? डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। हाई स्कूलों का, जो हायर सेकेंडरी स्कूलों का जो कन्वीनियर होगा वो कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी, DO सेकेंडरी होगा, ठीक है। प्राइमरी का AEO, एलिमेंट्री का डेप्टी DO, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को DO सेकेंडरी। अब मैं थोड़ा सा इसमें ना आपको नक्शा बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना सबसे टॉप पे होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके नीचे 3 DO होते हैं। कितने DO होते हैं? 3। एक होता है DO सेकेंडरी, ठीक है। DO सेकेंडरी के नीचे तमाम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, सारे के सारे DO सेकेंडरी के अंडर आते हैं। दूसरी साइड पे आते हैं 2 DOs और होते हैं, एक जनाना एक मर्दाना। ये जो DO सेकेंडरी है ये स्पेसिफिक नहीं है कि मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकती है इस पोस्ट पे, ठीक है। इसके नीचे एक डेप्टी DO सेकेंडरी भी होता है। खैर उधर ना जाए, बस ये याद रखें कि DO सेकेंडरी के नीचे सारे हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ गर्ल्स आते हैं। दूसरी साइड पर आ जाते हैं। अब पीछे क्या बचते हैं? प्राइमरी और मिडिल स्कूल। लेकिन अब उसमें डिवीज़न है, जो प्राइमरी और मिडिल बॉयज़ स्कूल हैं उनका जो ऑफिसर होता है वो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होती है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एलिमेंट्री एजुकेशन, DEO EE मेल। इसी तरह जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल होते हैं ना गर्ल्स,
उनका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनकी होती है वो कौन होती है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कौन, वुमेन, ठीक है, DEOW, ठीक है, तो उनके वो होती है। तो इस तरह आप देखें हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल का कौन होगा, DO सेकेंडरी होगा। अच्छा, अब जो बाकी मेंबर ये तो हो गया, बाकी मेंबर कौन होंगे, यानी DOSE हो गया, DDO हो गया या AU हो गया, बाकी होगी चेयरपर्सन ऑफ यूनियन काउंसिल, जी डेप्टी DO को क्या, चेयरपर्सन ऑफ UC यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, कोई टाउन कमेटी है उसका कोई मेंबर, म्यूनसिपल कमेटी का कोई मेंबर है वो हो सकता है। ये जो कमेटी बनाएंगे, ये जो स्कूल काउंसिल बनाने जा रहे हैं, ये लोग होंगे। हेड टीचर ऑफ द स्कूल और सेक्रेटरी, स्कूल का हेड सेक्रेटरी यानी सीनियर मोस्ट टीचर ये होंगे। विलेज ऑफिसर कोई नंबरदार है वो हो सकता है। सीनियर सिटीज़न कोई भी हो सकता है। तो ये सारे जो है वो मिल के ये 5 लोग होंगे जो मिल के क्या करेंगे, बल्कि 6 हैं, ये हेड टीचर के साथ सेक्रेटरी भी है। तो ये लोग मिल के क्या करते हैं, सिलेक्शन कमेटी। अब ये सवाल इस तरह से वो पूछ सकता है आपसे कि विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन कमेटी ऑफ SMC 2024, ठीक है ना जी। इमाम मस्जिद आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई सवाल मतलब कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि सिलेक्शन करेंगे किसके, स्कूल काउंसिल की, ठीक हो गया। अब इसमें देखें सिंपल मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी से मुराद ये है कि अब 10 लोग हैं, 6 लोग मौजूद हैं, तो ठीक है जिस आपकी जो है वो कमेटी बन जाएगी। अब ये इसकी टाइमलाइन है कि कैसे कैसे आपने इसको करना है। नोटिफिकेशन AEO और हेड टीचर मिल के एडवर्टाइज़ करेंगे, ऐलान करवाएंगे मस्जिद में, ठीक है, स्कूल के गेट के ऊपर पोस्टर लगा देंगे, बच्चों को कह देंगे, ठीक, इलाके के नंबरदार तक इतला दे देंगे। कोई न्यूज़पेपर है मकामी लोकल तो उसमें ऐड दे सकते हैं। तो नोटिफाई करेंगे अनाउंसमेंट की कि जी हम जो है स्कूल काउंसिल बना रहे हैं। 5 दिन तक वो वैलिड रहेगा, 5 दिन तक इश्तिहार चलेगा। उसके बाद अगले 7 दिन के लिए लोगों से एप्लीकेशंस ली जाएंगी, खैर से कोई भी नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, उसके 5 दिन के बाद उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, ठीक है। 5 दिन में अगले स्टेप में क्या होता है कि देखा जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू भी कर लिया जाएगा उनका, ठीक है, अगले 5 दिन के अंदर। फिर उसके बाद फ़ाइनल अप्रूवल होती है। अब फ़ाइनल अप्रूवल कौन देगा, अब जो भी उसका कन्वीनियर है ना वो अपने से ऊपर ऑफिसर से लेगा। मिसाल के तौर पर प्राइमरी स्कूल में AEO कन्वीनियर था तो वो डिप्टी DO से लेगा। डिप्टी DO एलिमेंट्री स्कूल का था तो वो किस से लेगा, DO से लेगा, ठीक है। अच्छा, जो DOSE है उसके ऊपर CO मौजूद है वो CO से लेगा, ठीक है। ये 5 दिन के बाद जो है नोटिफाई हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फ़र्ज़ करें कि एक कन्वीनियर से क्या मुराद होगा? मैं पहले बता चुका हूँ आपको कन्वीनियर क्या होता है। ये कमेटी बनेगी, उसमें जो DOSE है, AEO है और डिप्टी DO है, ये कन्वीनियर होगा अपनी अपनी इसका विंग का। प्राइमरी स्कूल का AEO होता है, मिडिल का डिप्टी DO होगा और हाई स्कूल का DOSE। फिलिंग वैकेंसी, अब एक वैकेंट सीट हो जाती है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा छोड़ जाता है तो उसके लिए फिर क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे फिल करेंगे। हमने नोटिफाई किया, 3 दिन के बाद एक बंदे की खुदा न खासा डेथ हो जाती है, फिर हम क्या करेंगे। तो किन सूरतों में हम जो है स्कूल काउंसिल की जो वैकेंसी है उसको फिल करेंगे। अगर तो 2 साल 6 माह हो चुके हैं स्कूल काउंसिल को, आखिरी 6 माह चल रहे हैं उसके, फिर हम उस स्कूल काउंसिल में नए मेंबर को ऐड नहीं करेंगे। इफ़ अ वैकेंसी अकर इन द SMC विद द लेस दैन 6 मंथ, ठीक है, तो इस वैकेंसी को जो है हम फिल नहीं करेंगे। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी एक कोई बंदा है जो लीव कर गया, अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर हम जो है फिर इसमें बंदा ऐड कर देंगे। एक बंदा है आखिरी 6 माह है तो फिर नहीं, अदरवाइज़ फिर हम ऐड कर देंगे। ये किस सूरत में हो सकता है, डेथ और रेजिग्नेशन, एक बंदा रिज़ाइन करता है या उसकी डेथ हो जाती है, वो लाहौर से कराची शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, शिफ्टिंग हो जाती है उसकी। तो या किसी भी जो पेरेंट मेंबर था उसके बच्चे अब नहीं पढ़ते, वो किसी और स्कूल में, वो किसी और स्कूल का पेरेंट मेंबर बनना चाहता है, ये भी हो सकता है। टीचर का ट्रांसफ़र हो जाता है, जो हमारा हेड टीचर का ट्रांसफ़र हो जाता है, जो हमारा वो था चेयरपर्सन या फिर सेक्रेटरी था, ठीक है। तो या फिर ये है कि 3 मुसलसल एब्सेंट हैं, मिसकंडक्ट करता है, गैर हाज़िरियाँ लगाता है अपनी, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि
हम स्कूल कौंसल में जो वैकेंसी है उसको उसी पहले जो प्रोसेस अडॉप्ट किया उसी के ज़रिए कर देंगे। सेक्रेटरी ऑफ द एसएमसी शैल सबमिट अ रिटन रिक्वेस्ट टू द रेलिवेंट एजुकेशन ऑफिसर। प्राइमरी का है तो जो सेक्रेटरी है वो एईओ को लिखेगा, मिडिल है तो डिप्टी डीओ को लिखेगा, हाई है तो डीओएससी को लिखेगा कि चेंज करनी है मेंबरशिप। अब इसके फंक्शन क्या हैं स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के? जी 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 सर मेरा एलिमेंट्री स्कूल है, लेकिन हमारी जो ये स्कूल काउंसिल का नोटिफिकेशन के लिए गया हुआ वो तो डीओ के पास गया था। आप कह रहे हैं डिप्टी डीओ के पास गया, कहाँ पे हुआ है वो देखें। मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, ऑफिशियल लेवल पे कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आगे पीछे हो सकती हैं। बाय रूल डिप्टी डीओ आपका नोटिफिकेशन करेगा, लेकिन अप्रूवल कहाँ से लेगा? डीओ से लेगा। जी ठीक सर, बस यही मैं पूछती जी, नोटिफाई उसने करना है, अप्रूवल की बात है, फाइनल अप्रूवल वो दे देगा। अच्छा, इसमें स्कूल के ऑपरेशंस को देखना, क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करना, बच्चों की इनरोलमेंट को बढ़ाना, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को बच्चों में लेकर स्कूल में लेकर आना, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को, ठीक है। बजट तैयार करना स्कूल का, बजट से मुराद हमारे पास कितनी आमदन है, कितना हमारा खर्च है, ठीक है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी बिल्डिंग, वाशरूम, क्लासरूम, बरामदा, बाउंड्री वाल, इनको बेहतर करना। हायरिंग ऑफ कम्युनिटी टीचर। अब ये एसटीआई जो भी मैं बता रहा था इस पे वैसे हम बात भी करेंगे इंशाल्लाह, 2-3 स्लाइड इस पे वो डिस्कशन में भी लाएंगे। अब एसटीआई को हायर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी स्कूल काउंसिल की जिम्मेदारी है, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की, ठीक है। और हर आप याद रखिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी टीचर हायर कर रहे हैं ना, उसके लिए आप उसकी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है, मिनिमम जितनी आपको रिक्वायर है कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 89 डेज़ के लिए आप करेंगे, ठीक है। 89 डेज़ के लिए आप किसी भी कोच टीचर को एसटीआई को हायर कर सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई मसले मसाइल हैं तो उनके दरमियान डिस्प्यूट को भी आप ख़त्म कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। आप डिसाइड करेंगे टीचर्स के दरमियान, वालदैन और टीचर्स के दरमियान कोई मसले मसाइल हैं तो आप उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो डिस्प्यूट में कौन कौन सी लोग शामिल होंगे? डीओएससी, डिप्टी डीओ होगा, एईओ होगा, सीनियर हेड टीचर, ये जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी। इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर क्या है कि पहली मीटिंग में किस चीज़ का फ़ैसला होगा? वाइस चेयरपर्सन का। साफ ज़ाहिर है कि अब जब पहले तो लोग जो सेलेक्ट हो जाएंगे ना, अब उनमें से हमने इंतखाब करना है एक अहम शख्सियत का, वो क्या होगा? वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो डायरेक्टली हम नहीं करेंगे कि ये वाइस चेयर, बल्कि पहले स्कूल काउंसिल के 10 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, वो इलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट नहीं, सिलेक्शन कहते हैं अपनी मर्ज़ी से चुन लेना, इलेक्शन कहते हैं बाकायदा जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू के ज़रिए किसी चीज़ का आना, ठीक है, वोटिंग के ज़रिए आना। तो इसमें पहला काम हम वाइस चेयरपर्सन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पेरेंट मेंबर से ज़्यादा फोकस होगा, अगर नहीं तो फिर जनरल मेंबर से। तो अब द एसएमसी विल मीट वंस एवरी क्वार्टर। पहले ये था कि साल में उसकी 10 मीटिंग कम अज़ कम होनी चाहिए, पिछली जो काउंसिल पॉलिसी है उसके मुताबिक। लेकिन इसमें क्या है, क्वार्टर से मुराद आपको एनएसबी की जितनी ग्रांट्स मिलती है ना, 3 मिलती हैं तो 3 क्वार्टर बनेंगे, 4 मिलेंगी साल में तो 4 क्वार्टर बनेंगे, ठीक है। डेट, टाइम और एजेंडा हेड जो है वो अपने मेंबर को 3 दिन पहले बताएगा कि फ़लाँ दिन जो है। वेन्यू भी बताएगा, वेन्यू वही स्कूल होगा, ज़रूरत पड़ने पे कोई और जगह हो सकती है लेकिन प्रेफरेबली वही स्कूल होगा। सेक्रेटरी जो है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखेगा और सिस के ऊपर अपनी मिनट्स को, अपनी उस काउंसिल की मीटिंग को अपडेट भी करेगा। लास्ट स्लाइड है जी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के काउंसिल के हवाले से कि इसमें स्कूल किन किन फ़ंड्स को देखेगा। एनएसबी को, ठीक है। कोई फाइनेंशियल जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ना बहुत सारे स्कूल्स रहते हैं जिनके बहुत ज़्यादा रकबा होता है, तो वहाँ पे वो कोई फूल लगा देते हैं, फल लगा देते हैं, या फिर ये है कि कोई सब्ज़ी काश्त कर लेते हैं या कोई फसल काश्त कर लेते हैं, ये भी होता है। तो ये फाइनेंशियल मॉडल्स कहलाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और उनके थ्रू आप जो है वो क्या करते हैं कि या इस तरह बच्चे हैं, आपने उनको कोई प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगा दिया है, ठीक है। कोई खिलौने बना रहे हैं बच्चे स्कूल के अंदर, तो इस तरह के कोई डेली लाइफ के यूज़ की कोई चीज़ें बना रहे हैं तो वो आप सेल कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास फ़ंड स्कूल के खाते में आएगा। एलुमिनाई की, स्कूल काउंसिल के मेंबर की, जो है वो एनजीओज़ की, उनसे जो फंड्स आप लेंगे तो वो सारे के सारे जो है वो भी स्कूल काउंसिल की उससे मशावरत से आपने इस्तेमाल करने हैं। फ़रोग़ तालीम फ़ंड, ये 4 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के फ़ंड हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जी सर, मैं बात पूरी कर रहा था अपनी। जी, सवाल का मैं टाइम आपको दूंगा, मैं बात एक पूरी कर रहा था। जी पूछें अब। जी
पूछें। सर आपने कहा कि अगर आपके स्कूल का रकबा ज्यादा है आप वहाँ पर फ्लावरिंग कर सकते हैं और फिर उनको सेल आउट कर सकते हाँ जी, दरख्तों की बात हैं। नहीं की सर मैंने। मैं नहीं मैं फ्लावर्स की बात कर रहा जी जी हूँ। अच्छा सर मैं पिछले 8 सालों से बतौर एलिमेंट्री हेड काम कर रहा जी हूँ। मेरे स्कूल का रकबा जो है वो 36 कनाल के करीब है। जी। मैंने सर वहाँ पर मेरी तहसील में सबसे ज्यादा गुलाब मेरे स्कूल में पैदा होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने एक बार कोशिश की कि उनको मसलन मौसम पे वो बहुत ज्यादा थे, नीचे मसलन वो गिरे हुए थे, तो हमने उन्हें सेल करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने उसको बड़ा इशू बनाया। हम्म। इसका मतलब है आज मुझे पता चला कि हम उसको कानूनी तौर पर सेल कर सर सकते हैं। अब जो है ना, पिछली पॉलिसी में ये चीज़ नहीं थी। अब जो है वो आपको फंड रेज थ्रू इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स के तहत आप ये काम कर सकते हैं। बस थैंक यू सर। आप इसका मतलब मुख्तलिफ हमारे पास एक लकड़ी की कानूनी चीज़ें ले जवाब लें, है। हाँ, लकड़ी के इक्विपमेंट्स ले लें, चीज़ें ले लें, बच्चों को आप ट्रेनिंग भी दें और उनसे चीज़ें बनवाएं, वो आप सेल आउट करें। मुख्तलिफ ये चीज़ें मुख्तलिफ मल्टीपल वैसे हो सकती हैं। आगे चलते हैं। नॉन सैलरी बजट शेल कंप्राइज द बेस ग्रांट, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रांट है वो बेस ग्रांट क्या हमारी होगी, NSB होगी, ठीक है। और बोनस ग्रांट्स क्या होंगी उसके अलावा जो हमें मिलती हैं, वो सारी बोनस ग्रांट होगी। इन सब के मेजर फोकस हमने किस पे करना है, इंक्रीज़ इन इनरोलमेंट एंड डिक्रीज़ इन ड्रॉप आउट। इनरोलमेंट बढ़ानी है, ड्रॉप आउट रेट कम करना है। पाकिस्तान के अंदर 26.2 मिलियन बच्चे, 2.60 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ये जो है वो इस पे फोकस करना है कि इनरोलमेंट बढ़ानी है, ड्रॉप आउट को डिक्रीज़ करना है। अब एक साल के अंदर एक स्कूल कौंसल जो है ना वो 25 लाख रुपए यानी 2.5 मिलियन जो है वो खर्च कर सकती है सिविल वर्क्स के ऊपर। सिविल वर्क से मुराद ये है कि आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई वाशरूम, बरामदा, कंप्यूटर लैब, इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, तो उस पर आप 25 लाख एट अ टाइम आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास 50 लाख पड़ा है, तो आप उसको मुख्तलिफ़ किस्तों के अंदर कर लें। पहले स्टेप में कर लिया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह। तो इसमें किसी किस्म का जो पेपरा एग्जाम्पशन फ्राम ऑडिट नहीं होगी, एक्सटर्नल ऑडिट, पेपरा रूल्स, पंजाब प्रोक्योरमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो नहीं होंगे। जनरल सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पंजाब सेल टैक्स, ये सारी इनसे एग्जाम्प्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये ऑडिट होगी जी इसकी इंटरनल ऑडिट। इसमें 3 तरह की ऑडिट होगी। इंटरनल ऑडिट कमेटी, इंटरनल ऑडिट कमेटी से मुराद ये है कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे। इंटरनल ऑडिट कमेटी के अंदर 5 इसके मेंबर होंगे। चेयरपर्सन होगा, एक टीचर होगा, एक पेरेंट होगा, एक जनरल मेंबर और एक यूथ मेंबर। ये 5 लोग अब उसी स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के अपने लोग ये ऑडिट करेंगे, IAC, और ये 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करें, सॉरी 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट करेंगे। फिर है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट कमेटी। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑडिट कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कंसर्न DEO, अब कंसर्न DEO से मुराद एक जो है फीमेल एलिमेंट्री स्कूल है, तो यहाँ पे कंसर्न DEO कौन हो सकता है जी? शाबाश, कौन होगा? DEO सेकेंडरी, DEO एलिमेंट्री मेल या DEO एलिमेंट्री फीमेल? जी शाबाश। DO एलिमेंट्री फीमेल। एक मिडिल एलिमेंट्री स्कूल है, सॉरी गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है, तो उसका कंसर्न ये। इसी तरह जो भी हाई स्कूल है तो DO सेकेंडरी होगा, बॉयज़ प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल है तो DO मेल होगा। ये माइक ऑफ कर दें प्लीज़। डिप्टी DO दूसरा, और असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स जो CO ऑफिस के अंदर होता है, ये 3 लोग होंगे। माइक ऑफ करें प्लीज़। उसके बाद तीसरे नंबर पे डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी। फिरदौस अकबर, माइक आपका ऑन है प्लीज़, मेहरबानी करें, चीज़ें रखती रहें लेकिन माइक ऑफ करके। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी, इसकी हम बात कर रहे थे कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं आ रही, ये बात की जा रही है लाहौर की, कि स्कूल अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा ये देखें ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि 30 to 40%, यानी 100 में से 30 स्कूल बस उनका ऑडिट करेगा। ये तो हर स्कूल के अंदर होगा ना इंटरनल ऑडिट कमेटी, ये तो हर स्कूल के है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑडिट कमेटी 100 में से 30 या 30 से 40 स्कूल ले सकती है। फिर है जी डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी। ये ज़रूरत पड़ने पर
जो है किसी भी फिजिकल फाइनेंशियल ईयर में अब अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी एनुअल बेसिस पे, वो फिर ऑडिट करेगी कितना 5 से 10%, ठीक है, पूरे सूबे के 5 से 10% स्कूलों के, ठीक है, यानी अगर सपोज़ करें 100 स्कूल हैं तो वो 5 स्कूलों का ऑडिट करेगी, 5 से 10 का। तो ये था जी हमारा पहला टॉपिक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं, वो चले हम देख लेते हैं। SMC स्टैंड्स फॉर स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, सिफ स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क। ये सिफ के ऊपर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, STR पे भी बात करेंगे। स्टूडेंट टीचर रेशो अब तक 41 की है, लेकिन अभी जो रैशनलाइजेशन होगी उसमें ये 31 की जा रही है, अभी हुई नहीं है। अच्छा, PMIU प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट MEA इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, PMIU के अंदर। OSC OOSC आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, CEO DEA चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, SMC स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, DEA डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, SNE स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, MEA मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन असिस्टेंट, ठीक है, ये कुछ एब्रीवेशन है। टॉपिक नंबर 2 है जी परफॉर्मेंस इवेलुएशन रिपोर्ट। इसको क्विकली हम देखते हैं। परफॉर्मेंस इवेलुएशन रिपोर्ट क्या होती है? एक सरकारी मुलाजिम जब 1 साल अपनी सर्विस कर लेता है तो उसको उसकी सर्विस की असेसमेंट की जाती है कि उसने किस तरह सर्विस की है। बहुत अच्छी तरह आप सब वाकिफ़ होंगे इससे, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में थे तो आप लोगों ने, जब ये एजुकेटर सारे रिक्रूट हो चुके हैं सिवाय हमारे SSCs और AEOs के, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने इस तरह वाला का कोई फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए ये फॉर्म यूज़ होता है, सॉरी ये वाला। तो अच्छा, तो PER क्या होती है? रिपोर्ट ऑफ असेसमेंट। किसी भी एम्प्लॉय की जो एक कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर 3 तरह के ना हमारे यहाँ ईयर यूज़ होते हैं, 4 तरह के, ये मैं बता रहा हूँ, ये नोट कर लें, आगे कहीं हो सकता है कि मुझे भूल जाए बताना। ये एक होता है फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर है सबसे ज़्यादा हमें याद होता है क्योंकि जून में बजट पेश किया जाता है। 1 जुलाई से 30 जून तक हमारा जो है वो फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है, इसको फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फिर आता है एकेडमिक ईयर, तालीमी साल। वो हमारा कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च पे एंड होता है। फिर आता है कैलेंडर ईयर, जिसकी PER में बात की जा रही है, 1 जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। और उसके बाद एंड पे आता है हमारे स्कूल के अंदर एक और भी ईयर यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं सेंसस ईयर। कब शुरू होता है जी? सेंसस कब एंड होता है? सेंसस ईयर हमारा कब शुरू होता है जी, कब एंड होता है? किसी को है आइडिया? MEA आते थे आपसे, वो फॉर्म फिल, सेंसस फॉर्म फिल करवाते थे। आजकल ऑनलाइन सेंसस फॉर्म जमा करवाते हैं आप जी। डेडलाइन क्या होती है? हाँ, ये शुरू होता है, यस, 1 नवंबर से शुरू होता है, 31 अक्टूबर पे एंड होता है आपका सेंसस ईयर, स्कूल सेंसस ईयर, ठीक है। ये 4 ईयर है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारा फिजिकल ईयर 1 जुलाई से 30 जून, एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फिर एंड पे आता है सेंसस ईयर, शुरू होता है 1 नवंबर से एंड होता है 31 अक्टूबर के ऊपर। PER बेसिकली कैलेंडर ईयर में लिखी जाती है, जनवरी से दिसंबर की लिखी जाती है, ठीक है। माइक ऑफ रख कर दिया करें प्लीज़, आपसे गुजारिश है। ये PER के फॉर्मेट हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए है ये वाला। आप में से कोई भी इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा माशाल्लाह। ये अब परमानेंट जॉब आनी कोई नहीं है, बहुत खुशकिस्मत हैं आप सब। ये होता है क्लास 4 के लिए, ग्रेड 1 से इरम कौन है? इरम प्लीज़ माइक ऑफ कर दें, मेहरबानी आपकी। सारे आप लोग टीचर हैं, काबिल एहतराम हैं, थोड़ा सा बाकी अपने असातिज़ा का ख्याल करें प्लीज़। अच्छा, ये होता है किसके लिए? क्लास 4 जो हमारे होते हैं। फिर मैंने ऑफ़ किया, फिर आपने ऑन कर दिया, अल्लाह की बंदी। ये इन्होंने अपने ना बच्चे को दिया हुआ है फ़ोन, और वो इनको फिर मुझे रिमूव ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरे ख्याल में इसके बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो जानबूझ के बच्चा फिर टैप कर रहा है माइक को। अच्छा, ये हुकूमत पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो क्लास 4 होते हैं ना, ग्रेड 1 से लेकर 4 तक,
ये उनके लिए यूज़ होता है। ग्रेड 5 में वो फिर क्लर्क वाली फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ होता है उनके लिए। बहरहाल ये एक दिखाने के लिए था। आपका कंसर्न इन दो से है, एक ये है जी ग्रेड 5 से 15 तक, और ये 16 एंड अबव। ग्रेड 5 से 15 के लिए ना पिंक कलर का ये यूज़ होता है, ये आप लोग इससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। अब इसके ना 5 पार्ट्स होते हैं, 5 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसके। पार्ट 1 ये कौन लिखता है, ये आप ख़ुद लिखते हैं। पार्ट 1 कौन लिखता है? रिपोर्टेड अपॉन। रिपोर्टेड अपॉन से मुराद मुलाजिम जिसकी असेसमेंट की जा रही है वो ख़ुद लिखता है। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये लिखता है आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर। पार्ट 4 जो है ये रिपोर्टिंग और काउंटर साइनिंग दोनों लिखते हैं। और पार्ट 5 सिर्फ जो है वो हमारा कौन लिखता है? काउंटर साइनिंग ऑफिसर लिखता है। इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। आपने जो है वो फिल भी की होगी, साइन भी करवाई होगी यकीनन। पार्ट 1 आप ख़ुद लिखते हैं, ये नॉन गज़टेड के लिए है, ग्रेड 5 से 15 के लिए, ठीक है। पार्ट 3 और 4 नॉन गज़टेड 5 से 15 का रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखता है। अब मैं थोड़ा सा साथ साथ बता भी देता हूँ, अगर आप प्राइमरी स्कूल में हैं तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका AEO होता है, मेल या फीमेल। अगर आप मिडिल स्कूल में हैं तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका मिडिल स्कूल का हेड होता है। अगर आप हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हैं तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका हाई स्कूल का हेड या हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर जो चौथा इसका सेक्शन है, इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर दोनों लिखते हैं। आप प्राइमरी स्कूल की बात कर लेते तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है AEO, काउंटर साइनिंग ऑफिसर है डिप्टी DEO, ठीक है। मिडिल स्कूल में रिपोर्टिंग ऑफिसर है कौन? डिप्टी DEO, सॉरी आपका हेड और काउंटर साइनिंग है आपका डिप्टी DEO। हाई स्कूल की बात कर लेते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर है हाई स्कूल का हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, और काउंटर साइनिंग ऑफिसर है DO सेकेंडरी, ठीक हो गया जी। तो ये इसके 5 पार्ट्स होते हैं। जो ग्रेड 5 से 15 वाली PER होती है, परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट, जो होती है ना गज़टेड मुलाजमीन की, वो ग्रीन कलर की होती है। ये पिंक की थी 5 से 15 और ये ग्रीन कलर में होती है, ठीक है। जो गज़टेड एम्प्लॉयज़ होते हैं ग्रेड 16 एंड अबव, SST SSC AEO से ऊपर जो कुछ भी हैं हमारे महकमे में, तो वो सारे के सारे ये वाली PER ली। अब इसके 6 सेक्शन हैं, उसके 5 थे, इसके कितने सेक्शन हैं? 6 सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें अगेन पहला पार्ट आप ख़ुद लिखते हैं। पार्ट 2, 3, 4 ये कौन लिखता है? ये लिखता है रिपोर्टिंग ऑफिसर, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी में, तो साफ ज़ाहिर है गज़टेड मुलाजमीन नहीं होते, कुछ मॉडल स्कूल हैं शायद वहाँ पे होते होंगे। तो अगर कोई टीचर प्राइमरी स्कूल में है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर यही होगा, याद रखिएगा। कोई एलिमेंट्री स्कूल है अब जैसे एलिमेंट्री स्कूल में SST हेड होते हैं, या फिर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर SST या SS होते हैं, SSS होते हैं, वो सारे यही वाला लिखते हैं। तो अब उनका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके स्कूल का हेड है और काउंटर साइनिंग DOSE है। तो पहला पार्ट ख़ुद लिखेंगे, दूसरा तीसरा चौथा रिपोर्टिंग अफसर लिखेगा, और 5वां रिपोर्टिंग और काउंटर साइनिंग दोनों लिखेंगे, छठा सिर्फ काउंटर साइनिंग ऑफिसर लिखेगा। अब एक से ज़्यादा रिपोर्टिंग भी हो सकते हैं, काउंटर साइनिंग भी हो सकते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। ये वो जो मैं बता रहा था कि इसमें जो नॉन गज़टेड के लिए पार्ट 1 ख़ुद आप लिखते हैं, ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन यानी एम्प्लॉइज़। पार्ट 2, 3 रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखता है। पार्ट 4 रिपोर्टिंग और काउंटर साइनिंग दोनों लिखते हैं। पार्ट 5 काउंटर साइनिंग ऑफिसर सिर्फ लिखता है। जो गज़टेड मुलाजमीन है ग्रेड सॉरी यहाँ पे आएगा, ये मिस्टेक है, 16 एंड अबव। माइक ऑफ प्लीज़। अच्छा, अब ये जो गज़टेड मुलाजमीन के लिए है इसको आपने करेक्ट कर लेना है, बल्कि नोट्स में दोबारा भेज दूंगा, गलती हो सकती है, ठीक है। ये 16 एंड अबव। अब इसके लिए कौन लिखता है? पार्ट 1 इसका कौन लिखता है? ख़ुद लिखते हैं आप। पार्ट 2, 3 और 4 ये रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखता है। पार्ट 5 जो है ना ये रिपोर्टिंग एंड काउंटर साइनिंग दोनों लिखते हैं। अब इसमें देखें पार्ट 4 दोनों लिखते हैं, इसमें पार्ट 5 दोनों लिखते हैं, बाकी चीज़ें सेम है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट 4 होता है, क्यों? क्योंकि इस पार्ट के अंदर जो है ना वो सारी असल डिटेल होती है। मिसाल के तौर पर एक जो मुलाजिम है ऑनेस्ट है या नहीं है, ये ऑनेस्ट है, करप्ट है, रिपोर्टेड टू बी करप्ट है, ये इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला पार्ट, ठीक है। पार्ट 4 इसका और इसका पार्ट 5 ये इम्पोर्टेंट होंगे।
अब इसके लिखने का तरीक़ाकार और स्केजुअल क्या होता है ये याद रखिएगा। 1 साल के लिए लिखी जाती है मैक्सिमम, मिनिमम होती है 3 महीने के लिए। कितनी? 3 महीने के लिए मिनिमम। और मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन की लिखी जाती है? 1 कैलेंडर ईयर के लिए, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक। तो आप अपनी PER लिख के, पहला सेक्शन लिख के आप अपने इनिशिएटिंग अथॉरिटी या रिपोर्टिंग ऑफिसर को देंगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर विद इन 1 वीक, यानी पहले 7 दिनों में, 8 दिनों में आपने देना है, अगले 8 दिनों में उसने उस पर सारी वो लिखनी है, अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन उसके वो लिख लेगा और फिर आगे भेज देगा काउंटर साइनिंग ऑफिस। आजकल ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन भेज देगा। अब फ़र्ज़ करें एक से ज़्यादा रिपोर्टिंग ऑफिसर है, मिसाल के तौर पर मैं AU हूँ किसी स्कूल में, मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, 6 माह मैंने सर्विस की एक मरकज़ के अंदर या एक स्कूल का AU रहा, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, या कोई टीचर किसी दूसरे मरकज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो फिर दो रिपोर्टिंग ऑफिसर करेगा। अगर उसके 3 बनते हैं तो वो 3 कर सकता है। मिसाल के तो 4 माह एक स्कूल में किया, 5 माह एक स्कूल में किया, 3 माह फिर एक स्कूल में कर लिया, तो 3 भी बन सकते हैं। तो वो तीनों से अलग अलग लिखवाएगा, एक से ज़्यादा। अच्छा, पहले 8 दिन के अंदर रिपोर्टिंग ऑफिसर जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो मुकम्मल करेंगे, ठीक है, 8 दिन के अंदर। पहले 8 में उसने दिया, ठीक है, अगले 8 दिन के अंदर रिपोर्टिंग ऑफिसर ने मुकम्मल किया, उससे अगले 8 दिन के अंदर ये काउंटर साइनिंग ऑफिसर को 16 जनवरी को ये भेज देंगे काउंटर साइनिंग ऑफिसर को। काउंटर साइनिंग ऑफिसर 1 है, 2 है, ठीक है, अब 2 भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं AO हूँ तो हमारा एक डेप्टी आया, 3 माह 4 माह रहा, वो चला गया, दूसरा आ गया, तो 2 हो सकते हैं। तो दोनों को फिर दोनों के साइन एक ही फॉर्म पे होते हैं। इसमें ये देखिएगा कि जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें देख लें कि काउंटर साइनिंग ऑफिसर 1 भी होता है, काउंटर साइनिंग ऑफिसर 2 भी होता है। ये 1 और ये 2, अगर 2 भी हैं तो दोनों के साइन इस पर हो जाएंगे एक ही फॉर्म के ऊपर। इसके लिए आपको PER अलग से नहीं बनानी पड़ती, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर 2 हैं तो फिर आपको PER क्या करनी पड़ती है? अलग लिखनी पड़ती है। अच्छा, ये तमाम का तमाम काम जनवरी के महीने में ही मुकम्मल किया जाएगा, ठीक है। तो और इन रिपोर्ट्स के अंदर प्रीवियस रिपोर्ट्स, किसी रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया जाता। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें PER के हवाले से कि PER जो है ना वो काम को देख के की जाएगी। कोई ज़ाती अनाद हैं तो उन चीज़ों को साइड पे रखा जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी टीचर की एडवर्स लिखी गई है, PER रिपोर्टिंग ऑफिसर ने लिखी है, तो उसकी काउंसलिंग भी करेगा कि ये आपके इश्यूज़ मैंने देखे, इनको ठीक करें। अगर कोई PIDA एक्ट लगा है तो उसके साइनॉप्सिस में या PER के अंदर या जो कैरेक्टर रोल है उसका, उसके अंदर लाजमी जो है ये CR डोजियर में, डोजियर फाइल को कहते हैं, तो उसमें ये लाजमी लगाया जाता है, लिखा जाता है PER नॉट अकॉर्डिंग टू द। अगर एक RO जो है ना वो मतलब उसको कोई पर्सनल ग्रजेस हैं तो वो नहीं लिखता रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो उसको वापस दी जाती है कि दोबारा लिखो, डिपार्टमेंट वापस करेगा। अब जब एक एडवर्स रिमार्क्स दे रहे हैं ना आप किसी भी टीचर को, तो RO की ज़िम्मेदारी है कि वो फिर क्या करे, एक लेटर के ज़रिए, डेमी ऑफिशियल लेटर के ज़रिए उसको भेजे कि आपके ये एडवर्स रिमार्क्स ऐड किए गए हैं। तो फिर उसके पास ये चांस होता है कि वो उसको चैलेंज कर सकता है, ठीक है, एक्सपेंच कर सकता है। एक्सपेंशन से मुराद उसको खारिज करवा सकता है, ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर। वो कम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन देगा कि ये मेरे ख़िलाफ़ इसने जानबूझ के गलत लिखा है, दूसरे हेड के साथ इसकी बनती है, उसको ये फुली प्रोटोकॉल देता है, मेरे साथ इसने ज़्यादती करी हुई है। तो जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो फिर इस पर 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, ठीक है। तो एडवर्स रिमार्क्स जो एवरेज हैं ये एडवर्स रिमार्क्स के अंदर नहीं आते, ठीक है। अगर एक रिपोर्टिंग ऑफिसर कंसेक्टिवली 2 बार एक टीचर की ACR इनका पुराना नाम था, PER ख़राब कर रहा है, तो वो फिर उसका RO उसको चेंज किया जाएगा, उसको किसी और जगह शिफ्ट किया जाएगा उस टीचर को। ये भी हो सकता है कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने तो लिख दिया, AO ने लिख दिया कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये गलत करता है, लेट आता है, पढ़ाता नहीं है, सुस्ती करता है, स्कूल में बैठ के अपने कारोबार चलाता है, इस तरह की बातें वो लिख रहा है। तो आपका जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है उसको ये इख्तियार है कि वो उससे एग्री करे या ना करे। इन केस वो नहीं करता तो वो रेड इंक के साथ डिसएग्री करेगा, ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन अलग लिखेगा। और आखिरी बात कि PER किसी भी सूरत आप सरकारी मुलाजिम को नहीं दे सकते, ये किसका होती है, ये डिपार्टमेंट के पास रहनी चाहिए।
ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। अब पीआर को प्रीवियसली हम क्या कहते थे, एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। मिनिमम पीरियड इसका 3 मंथ है, मैक्सिमम 1 ईयर है। जनवरी में इसको कंप्लीट किया जाता है। पिंक कलर यूज़ किया जाता है नॉन गेस्टेड 5 से 15 ग्रेड के लिए, और 16 से अबव के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है। अब ये पीएसटी ईएसटी जो प्राइमरी स्कूल में अगर कोई ईएसटी है तो उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है एईओ, काउंटर साइनिंग डेप्टी ईओ। पीएसटी ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल में जो होता है उसका एलिमेंट्री का हेड और काउंटर साइनिंग डेप्टी ईओ। पीएसटी ईएसटी एसएसटी या पीएस जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर होते हैं, तो हाई स्कूल में उनका हेड मास्टर और आगे रिपोर्टिंग उनका डीओ सेकेंडरी। इस तरह पीएसटी ईएसटी एसएसटी एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ट्रिपल एस, या पीएनस जो हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो 12 तक हमारे स्कूल होते हैं, जो 12 तक हमारे स्कूल्स होते हैं उनको हम जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। तो इनका प्रिंसिपल और आगे डीओ सेकेंडरी। अब एईओ है या एसएसटी है, एलिमेंट्री स्कूल का जो है एसएसटी है, उनका रिपोर्टिंग डेप्टी डीओ है और काउंटर साइनिंग डीओ है। हेडमास्टर प्रिंसिपल, इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन सा होगा, डीओ जो हाई स्कूल के हैं, इनका डीओ सेकेंडरी और काउंटर साइनिंग सीईओ। डेप्टी डीओ का कौन होगा, डीईओ एलिमेंट्री, मेल या फीमेल, और काउंटर साइनिंग सीईओ। ये कुछ एब्रीवेशन है जी। पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर, ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल टीचर, एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर, एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ट्रिपल एस सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एईओ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, डेप्टी डीईओ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीडीसी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, डीईओ एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन, डीओएसई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। लास्ट स्लाइड्स हैं, ये बहुत अच्छी तरह आप इनसे वाकिफ़ हैं। टीम टीचिंग वर्सेस मल्टीग्रेड टीचिंग। आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी सर आपकी आवाज़ बार बार कट रही। जी, अब ओके है? सर ओके, चलो जी। सिर्फ 2 से 3 मिनट हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। टीम टीचिंग वर्सेस मल्टीग्रेड टीचिंग क्या होती है जी? टीम टीचिंग हमारे यहाँ क्या चीज़ इन प्रैक्टिस है, टीम टीचिंग या मल्टीग्रेड टीचिंग? शाबाश। मल्टीग्रेड टीचिंग। यस, मल्टीग्रेड टीम टीचिंग है। टीम टीचिंग सर हमारे यहाँ नहीं है, मल्टीग्रेड टीचिंग ज़्यादा चलती है। अच्छा जी, टीम टीचिंग को को टीचिंग भी कहते हैं। ये 1954 में स्टार्ट हुई। टीम टीचिंग एक स्ट्रेटजी है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा असातिज़ा एक ही क्लास को एक ही वक्त में पढ़ाते हैं, एक ही क्लासरूम के अंदर। ये देखें, इस इमेज को देखें, 2 या 2 से ज़्यादा असातिज़ा एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट एक ही टाइम में एक ही क्लास को, उस्ताद ज़्यादा हैं, टीचर ज़्यादा हैं, ठीक है, और क्लास एक है, ये पढ़ाते हैं। अच्छा, अब इसके 6 प्रिंसिपल हैं। 1 टीच 1 ऑब्जर्व, एक पढ़ाता है एक ऑब्जर्व करता है। 1 टीच 1 असिस्ट, एक पढ़ाता है दूसरा उसकी हेल्प करता है, यानी एक पढ़ाएगा एक ऑब्जर्व करेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कर रहे हैं नहीं कर रहे काम। 1 टीच 1 असिस्ट, एक पढ़ाएगा दूसरा उसकी हेल्प करेगा, वो क्लास वर्क चेक कर रहा है, एक उस्ताद एक पढ़ा रहा है। पैरेलल टीचिंग, स्टेशन टीचिंग, अल्टरनेटिव टीचिंग, इनको हम अगले पेज पे देखते हैं। टीम टीचिंग में सारे का सारा काम दोनों मिलके करेंगे। तो पैरेलल टीचिंग किसको कहते हैं? पैरेलल टीचिंग में दोनों टीचर्स क्या करेंगे, क्लास को डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। आधी क्लास एक टीचर के पास है, आधी दूसरे के पास, ये पैरेलल टीचिंग होती है। स्टेशन टीचिंग, इसमें क्या होता है कि टीचर्स अपने टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और क्लास को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 20 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे कर लिए, टॉपिक है, ठीक है, जमा और तफरीक पढ़ाना है, तो एक उस्ताद जमा पढ़ाएगा, एक तफरीक, अपने अपने 10-10 ग्रुप को। फिर जो जमा पढ़ा रहा था अब वो दूसरे ग्रुप के पास आ जाएगा, दूसरे ग्रुप जिन्होंने जमा नहीं पढ़ी उनको पढ़ा देगा, तफरीक वाला फिर जमा वाला, मतलब चेंज कर लेंगे आपस में ग्रुप्स को। फिर अल्टरनेटिव टीचिंग, ये हमने अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है ना, तो हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको जो नॉर्मल बच्चों की तरह, माइक प्लीज़ ऑफ कर दें, बार बार मुझे कहना नहीं चाहिए था। अकाउंट सिक्योरिटी किसका ये है भाई? अकाउंट सिक्योरिटी के नाम से मेहरबानी करें प्लीज़। अच्छा बस जी 2-3 मिनट हैं सिर्फ।
तो अल्टरनेटिव मैं बता रहा था कि एक टीचर तो सारी क्लास को पढ़ा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल क्लास के साथ नहीं चल रहे होते, तो एक टीचर क्या करेगा, उन कमज़ोर बच्चों को, उन मीडियोकर बच्चों को, उन डिसेबल बच्चों की हेल्प करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव टीचिंग। टीम टीचिंग में फिर अगेन दोनों सेम टाइम में सब कुछ मिलजुल के कर रहे होंगे। लास्ट स्लाइड है जी हमारी, वो है मल्टीग्रेड टीचिंग। मल्टीग्रेड टीचिंग किसको कहते हैं? जब एक उस्ताद एक से ज़्यादा क्लासेस को, ये इस तरह का माहौल होता है हमारे यहाँ। इसकी वैसे बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी थी, लेकिन मैंने कहा कि अच्छी पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, जो हमारा माहौल स्कूलों के अंदर होता है वही होना चाहिए। तो ये होती है मल्टीग्रेड टीचिंग, MGT भी इसको कहा जाता है, MGT। ठीक है, तो मल्टीग्रेड टीचिंग को कंपोजिट क्लासेस या कम्बिनेशन क्लासेस भी कहा जाता है। तो इसमें एक उस्ताद एक से ज़्यादा क्लासेस को पढ़ाता है, ये हमारे प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इसमें इसका एक बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है, वो ये है कि कंसेक्टिव ग्रेड्स एक ही टीचर को देने चाहिए। पहली से दूसरी देनी चाहिए एक उस्ताद को, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पाँचवीं। ये ना हो कि एक टीचर के पास पहली और पाँचवीं हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। वजह यह है कि उसमें ना कंटेंट काफ़ी सारी उसके अंदर सिमिलैरिटी होती है, ताकि वो मिसाल के तौर पर एडिशन पढ़ानी है तो वो दोनों को पढ़ा सकता है। ठीक है जी, एडिशन पढ़ानी है तो वो क्या करेगा? आवाज नहीं आ रही है जी, अब आ रही है। मैं कह रहा था कि इसका एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि दोनों ग्रेड्स को एक साथ रखा जाता है। मिसाल के कंसेक्टिव ग्रेड्स को, मैंने कहा कि तीसरी और आपकी आवाज नहीं आ रही। तीसरी और चौथी को एक साथ रखा जाएगा। चौथी और, मैं बता रहा था, आवाज़ आ रही है अब? आ रही, प्लीज दोबारा रिपीट अब आ रही है आवाज़? जी जी जी, सर, अब आ please, रही है, आप- मैं कह रहा था कि Carry मल्टीग्रेड on करें। टीचिंग का एक ही प्रिंसिपल बड़ा फेमस है। वो क्या है कि कंसेक्टिव ग्रेड्स इकट्ठे बिठाए जाते हैं एक टीचर के पास, पहली, दूसरी, तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह। यानी ये नहीं होगा कि तीसरी और पाँचवीं एक उस्ताद को आप दे दें, तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। फिर ड्रॉप आउट। जी, अब आ रही है आवाज़? जी, अब आ रही है। यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कंसेक्टिव ग्रेड्स इकट्ठे बिठाए जाते हैं, पहली, दूसरी, मिसाल के तौर पर दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह। ये नहीं किया जाएगा कि पहली और पाँचवीं इकट्ठे बिठा लें। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसका ना अभी आपको एक तो इसकी MCQs फाइल्स दी जाएंगी। ठीक है, या बात का एक तो आपको इसकी MCQs फाइल्स भी आपको दी जाएंगी, नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, और आपका एक टेस्ट भी होगा। ठीक है, आपका इसमें से एक टेस्ट सर भी ये होगा। जो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे, हेडशिप प्लीज़, आपको मैंने बताया भी था, अगर आपको याद हो, आपके ग्रुप में एक बात बताई थी, तो उस हवाले से क्वेश्चन कीजिएगा आप। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, मुझे फाइनल मुझे कंक्लूड करने दें थोड़ा सा, 2 मिनट सिर्फ। एक तो आपका जो भी हम लाइव लेक्चर लेंगे ना, तो उसके नोट्स इस तरह पहले हम आपको देंगे, इस तरह लाइव लेक्चर होगा, उसकी फिर आपको रिकॉर्डिंग देंगे। फिर उसमें से ना इस पूरी फाइल में से MCQs होंगे प्रैक्टिस के लिए, और फिर आपका एक गूगल ड्राइव टेस्ट होगा, जैसे कल हमने आपका एक प्री टेस्ट लिया था, राइट। तो ये रोज़ाना का हमारा मामूल होगा इंशाल्लाह ताला। तो आज भी आपको पता है कि हमारा फ्री सेशन है, कल भी हमारा सेशन बिल्कुल फ्री होगा। परसों से फिर हम इंशाल्लाह अपने रेगुलर सेशन की तरफ मूव करेंगे। आपके टोटल जो है वो 25 से 30 के राउंड अबाउट टोटल टॉपिक्स बनेंगे। इस तरह कुछ टॉपिक्स सिर्फ 2-2 स्लाइड्स वाले हैं, जैसे मल्टीग्रेड टीचिंग और टीम टीचिंग था, ये 2-2, 3-3 स्लाइड्स के टॉपिक्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पे जिनकी 4-4, 5-5 स्लाइड्स हैं। मिसाल के तौर पर आपके लीव रूल हैं, उनकी 5-7 स्लाइड्स होंगी। ठीक है, पैडागोजी क्या होती है जी, टीचिंग सर, अब मेथड्स ये क्या होते हैं, आवाज़ उनकी जो है वो 1-1, 2-2 स्लाइड्स होंगी। तो इसकी हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा चलें बता दूं, 3000 होगी पूरे सेशन की। 2 दिन फ्री है आपके लिए, कोई लाजमी नहीं है कि आप एडवांस में फ़ीस पे करें। आप आज का लेक्चर देखें, नोट्स टेस्ट देखें, तसल्ली करें अपनी, कल का भी देखें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हमारा रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 3000 होगी। यहाँ हमारे जो पिछले साबका सेशंस के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर इस ग्रुप में मौजूद हैं तो वो फ़ीस पे करने से पहले हमारे से लाजमी कांटेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं, जिस हवाले से भी करने हैं, आप कर सकते हैं जी, प्लीज़ 1 by 1। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम ये सेशन कितने दिनों पर मुश्तमिल होगा? मैंने बताया है सर, मैंने ये बताया है कि हमारे जितने भी टॉपिक्स रेलिवेंट बनते हैं, मैंने आपको कुछ ये बुक्स भी दिखाई हैं, तो इनमें से डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं। तो
जब तक हमारा ये सेशन मुकम्मल नहीं होता, यानी सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसमें एक नया कंटेंट है, नया हम काम करने जा रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास रेडीमेड चीज़ें नहीं पड़ी थी, तो डेली बेसिस पे हम इस पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम 1 महीने का सेशन होगा मैक्सिमम। इसमें संडे हम ऑफ़ रखेंगे, सैटरडे भी ऑफ़ रखेंगे, बाकी 5 दिन हम पढ़ेंगे और उसमें जो कराएंगे फिर संडे को उसका टेस्ट रख लिया करेंगे। ये हमारी तरतीब होगी। ये मैं बता रहा था कि शुरू में मैंने दिखाया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपके टेस्ट में जो हमारे ही डिपार्टमेंट की बनाई हुई ये बुक्स हैं, किसी और डिपार्टमेंट की नहीं। इसमें दी हेड टीचर गाइड है फॉर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, ये DSD ने कायद ने बनाया था। दूसरा दस्तूरुल अमल है, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बनाया था, महकमा तलीम ने। अच्छा, इस तरह ये रिसोर्स बुक है, टीचर गाइड है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ट्रेनिंग मैनुअल है, ठीक है, और ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है यहाँ से। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ से हमने इंशाल्लाह ताला सारे टॉपिक्स लेने हैं। इसके अलावा कोई जो करंट है वो इनमें से किसी बुक के, जैसे STI की रिक्रूटमेंट है, FLN है, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट जैसे अभी हम बात कर रहे थे कौंसल की, या इस तरह टॉप ट्रेंडिंग जो भी इस वक्त चल रही हैं स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो स्कूल से लिंक्ड है, पंजाब गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ वो हमने पढ़नी है, वो इनमें से किसी बुक के अंदर भी नहीं है, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। मैक्सिमम 1 महीने तक जाएगा सेशन, 3000 फ़ीस होगी। कोई और सवाल जी? तो माइट में पॉसिबल जिस तरह सर ये जो SMC है सर 15 जुलाई से पहले ये टेस्ट हो जाता है, तो फिर नहीं, इतना जल्दी तो नहीं होता, अभी तो आपको पता नहीं, हमने तो स्टार्ट कर दिया है ना, तो इतना जल्दी खैर नहीं होता। ये बहुत बड़े लेवल पे टेस्ट होने आपका, तो ये नहीं होगा कि हफ्ते के अंदर प्लानिंग कर ली जाए और हफ्ते बाद टेस्ट रख लिया जाए। इसमें कम से कम जो है ना अप्लाई करने के लिए भी कुछ स्केड्यूल होगा, ठीक है, हर एक टीचर को कोई ना कोई एक्सेस या यूज़र या कोई लिंक दिए जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हफ़्ता 10 दिन कम से कम वो लेगा, फिर उसके बाद प्लानिंग पे भी हफ़्ता 10 दिन चाहिए। तो ये अगस्त में कंप्लीट होना है, इसलिए हमने ये स्टार्ट कर दिया। आज 18 है, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी कि 15 तक हम 15 जो है वो जुलाई तक हम इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा सर या फिर ये आने वाला हिसाब तो नहीं है, वो मुलाजमीन का इत्तेहाद होगा और ये दोबारा से ये चीज बंद हो जाए? चले तैयारी तो अच्छी बात है, वो करनी चाहिए। नहीं, मैंने शुरू में मैंने जो शुरू में एक बात बताई है ना आप लोगों को, ऑनलाइन PDF ऑफ दीज बुक्स। अच्छा, ये है कि मैंने आपको शुरू में भी एक बात क्लियर की है कि ये TNA नहीं है। उसकी वजह ये है ना कि TNA तो सबके लिए मैंडेटरी था। अब ये जो अप्लाई करेगा इसके लिए, जो ख्वाहिशमंद होगा, जो टेस्ट, अब देखें DOs डिप्टी DOs टोटल 600 लोगों ने अप्लाई किया था पूरे पंजाब से। क्या 600 जो है वो ग्रेड 17, 18, 19 और 20 के लोग हैं पूरे पंजाब में? कम से कम कोई 10,000 होंगे, 10 नहीं तो 7-8 हज़ार तो होंगे ही सही। अब उनमें से कितने लोग, 600 लोगों ने अप्लाई किया, तो बाकी लोगों को क्या किया उन्होंने? खा गए? नहीं। TNA इज़ समथिंग डिफरेंट, और ये थोड़ा सा उससे अलग है। ये हेडशिप के टेस्ट के लिए मैं इनकरेज करूँगा कि आप लोगों को देना चाहिए ये टेस्ट। इसका TNA के साथ कोई लिंक नहीं है। फाइल आपको PDF में मिल जाएंगी। पास पेपर एक ही है, देखें सब्जेक्ट बेस नहीं है इसमें, नॉलेज बेस्ड असेसमेंट है। क्या सब जो डिप्टी DOs और DOs के हुए हैं पास पेपर्स, वो आप सॉल्व, मतलब हमें पता चल जाएगा कि किस किस्म का टेस्ट जो है वो डिपार्टमेंट में मैंने ये और क्या हिसाब है जो पास। हाँ ठीक है, आपको टाइम जो दिया गया था ना, मैंने उसी टाइम पे ही क्लास ली थी और उसी टाइम में शुरू में मैंने पेपर भी दिखाया है और ये इस पे एक्सप्लेनेशन भी दी है कि आपका टेस्ट उनके जैसा नहीं होगा। वो पेपर की जो डिटेल है वो मैंने जो लोग इन टाइम आए हैं उनको पता है, तो आप ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग स्टार्ट से देख लीजिएगा, आपको सारे ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। ये पेपर मैंने बताया भी है, हल भी हम कराएंगे। जी, टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है? कौन सा टेस्ट? ये ऑनलाइन ही होगा, यही वाला ऑनलाइन ही होगा, अच्छा, टैबलेट online पे होगा। हाँ, जो मतलब देखे ना, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये मेरे हिसाब से कैसे होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 5-5 सेंटर्स बनेंगे, ठीक है। उन सेंटर्स पे टीचर जो ख्वाहिशमंद हो, हाँ जैसे TNA का था, यस, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट किसी कंपनी को ठेका देती है तो गवर्नमेंट के तो अरबों रुपए लगेंगे इस पे। उन्होंने क्या करना है, हमें कहना है कि जी AEOs हैं आप जाएं, MEA जाएं, DO डिप्टी जाएं, ठीक है। तो जो रेगुलर हेड हैं, ऑलरेडी हेड्स हैं जो PPSC के थ्रू हैं, वो भी फ्री होंगे, वो तो नहीं दे सकते, उनसे कहा जाएगा कि आप भी जाएं। तो इस तरह ये मैनेज करेंगे मेरे ख्याल से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी।
सर इसके लिए सर एलिजिबिलिटी ये सिलेक्शन जो है ये क्राइटेरिया आपके शेयर ख्याल हो में रहा था, शफाफ होगी? उसमें एज लिमिट भी थी और हाँ वो क्या अच्छा, वो ये जो सच है एलिजिबिलिटी कि ठीक क्राइटेरिया रहेगा? और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट थी वो कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, वो एक पेज है जिसके ऊपर ये लिखी हुई हैं चीज़ें। लेकिन इसको मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल नल एंड वाइड किया कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, हर बंदा एवरीवन कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, हर एक बंदा इसके लिए एलिजिबल है। अब अगली बात यह है कि इसके लिए एज लिमिट, मेरे ख्याल में एज लिमिट 50+ वालों को हो सकता है कि वो इंक्लूड ना करें, मुझे लग रहा है ऐसा। तो इससे पहले इस पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, और प्लस इसमें क्वालिफ़िकेशन आपको पता है मास्टर तो अब मस्ट है, वो तो हर एक की है ही सही। सर एक क्वेश्चन है। जी सर ये अगर हाई स्कूल में से सर हाई स्कूल में से अगर ईएसटी और एसएसटी दोनों टेस्ट देते हैं और ईएसटी क्लियर कर लेता है, एसएसटी का में फर्ज करे नहीं होता, तो क्या सर ये पॉसिबल है कि ईएसटी वहाँ पे एज एड काम करेगा? अच्छा, अब बात यह है कि अभी चूँकि प्रॉपर पॉलिसी आई नहीं है, मेरे ख्याल से हाई स्कूल में ईएसटी अप्लाई नहीं कर सकेगा हेडशिप के लिए। एलिमेंट्री स्कूल में वो कर सकता है। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल में। अब साफ ज़रा एक अगला क्वेश्चन ये होगा कि एक एलिमेंट्री स्कूल में ऑलरेडी एक हेड काम कर रहा है, उसको कहाँ भेजा जाएगा? साफ ज़रा जब एक कंप्यूटर चैनल से बंदा आएगा तो उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, ये तो कंफर्म है। सर एक सवाल, प्राइमरी पीएसटी जो है ना वो प्राइमरी स्कूल के लिए होगा। सर फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट्री स्कूल के लिए एसएसटी और ईएसटी दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर उसमें क्या क्राइटेरिया होगा? कौन दोबारा पूछें सवाल। सर एलिमेंट्री स्कूल में अगर एसएसटी भी क्वालिफाई कर लेता है और ईएसटी भी कर लेता है, हाँ वो फिर ये है कि अब देखा जाएगा ना, मिसाल के तौर पर आप एसएसटी हैं, मैं ईएसटी हूँ, ठीक है, तो आप भी क्वालिफाई कर जाती हैं, मैं भी, आपके नंबर हैं 20, मेरे हैं 18, बात समझ लग रही है? तो हम दोनों फिर साथ मेरिट बनेगा ना स्कूल वाइज। अब पॉसिबल है कि आप किसी और स्कूल में भी जाना चाहें, मुमकिन है, उस स्कूल से जान छुड़ाना चाह रही हूँ, आप एसएसटी भी हैं, आप कहती हैं कि साथ वाला स्कूल अच्छा है, आप उस पर अप्लाई करते हो। अभी मैकेनिज़्म नहीं बना, ये नहीं है कि सिर्फ उसी स्कूल का बंदा उसी स्कूल में अप्लाई कर सकते, ऐसे नहीं है, आप नियरेस्ट किसी और स्कूल के लिए भी कर सकती हैं। ठीक है, तो अब फिर ये होगा कि मेरा मेरिट कम है, मेरा मेरिट कम है, इनकी पॉलिसी क्लियर ही नहीं होनी एसटीआई की तरह, बिल्कुल लास्ट डे की तरह, लास्ट डे तक ना किसी को कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं थी ना एयूएस को, इवन बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, उनको खुद नहीं पता था, पॉलिसी बनाने वालों को नहीं पता था करना क्या है। ठीक है, सारा काम करके कहते थे ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो इस पे अब वो वर्क कर रहे हैं प्रॉपर, जैसे डीओस डेप्टी डीओस पे उन्होंने किया है, तो इस पे कोई मैकेनिज्म बनाएंगे, इसी वजह से ये लेट हो रहा है। इस पे ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये दे देना, साफ मैकेनिज्म होगा। जी सर एक क्वेश्चन है जी। हेलो जी जी पूछें। अच्छा वैसे सर ये जो मेरिट बनेगा ये स्कूल वाइज बनेगा, तहसील वाइज बनेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा? सर स्कूल वाइज होगा। यानी आपके स्कूल में से ये कंफर्म है सर बात के स्कूल वाइज ही होगा? मेरिट सर स्कूल वाइज ही होगा, मेरिट स्कूल वाइज है। चल उठ बंद कर। सर अगर कोई बंदा क्वालिफाई कर जाता है और बाद में वो मतलब हेडशिप नहीं लेना चाहता, तो उसमें ये होगा कि जबरदस्ती तो नहीं होगा? नहीं जबरदस्ती तो नहीं है, साफ ज़ाहिर जबरदस्ती तो होती नहीं है इस काम के लिए, जबरदस्ती क्या करनी है। सर एक क्वेश्चन है प्लीज। अच्छा सर अगर किसी स्कूल में से अप्लाई एक बंदे ने किया है तो वो उसका पास होता है तो वो फिर वो फाइनल है उसमें। सर एक क्वेश्चन था जी, हेडशिप का टेस्ट होगा? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछें सर। एक स्कूल से दो सर जो आपने बुक दिखाई है अभी ऑनलाइन अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में? नहीं है। अच्छा ओके थैंक यू। वो मैं करा दूंगा सारी ऐसे ही स्लाइड में जैसे। रैशनलाइजेशन करेंगे या हेडशिप का टेस्ट लेंगे? सर अपने YouTube चैनल का नाम, YouTube चैनल का नाम जोन ऑफ आपके एक्स लेसन्स हैं, जोन ऑफ नहीं, एक्स लेसन आपसे रेलिवेंट नहीं है, जोन ऑफ एजुकेशन है मेरे चैनल का नाम, वो मैं आपको ग्रुप में अभी भेजूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक से आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी सर ये रैशनलाइजेशन होगी या टेस्ट होगा? सर ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो साफ ज़रा इस पे मैकेनिज़्म अभी ना उसका फाइनल हुआ है ना उसका हुआ है, दोनों का ऐलान किया उन्होंने कि हम कर रहे हैं,
तो वो होना दोनों काम छुट्टियों में है। सर 20 का पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी सर आएगी मेरा एक फिर क्वेश्चन है पता आपसे चलेगा। सर हाँ जी काइंडली जी 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 एक्सक्यूज मी सर, मेरा जी एक क्वेश्चन है आपसे कि ये हेडशिप तो डिपार्टमेंटल एक टेस्ट है, हम्म तो जो पहले बीपीएससी के 2017-18 स्किल की जो हेडशिप होती थी वो टेस्ट आएंगे या फिर अब इसी को कंटिन्यू किया जाएगा? आएंगे तो सही। ये हुकूमत आपको पता है बड़ी सियानी है। नून लीग की हुकूमत जब भी जाती है ना आखिरी 2 साल में कुछ डिफरेंट करके जाती है, ये इसकी पिछली हिस्ट्री है। ठीक है, अब मैं जो एईओ बना, सुन लें प्लीज़, मैं एईओ हूँ, आप लोग टीचर हैं, ये सारे कब आए थे? जब ये लोग जा रहे थे, ठीक है, 17-18 जी में 17 इन लोगों के 17 जी जी जब ये 17 जा में। रहे थे। अल्लाह भला करे फिर वो तब्दीली सरकार का उन्होंने वो बेड़ा गर्क किया है कि ना टीचर भर्ती किए हैं। अब दूर दराज के जो स्कूल जहाँ पे उनकी कमज़ोरी है ना तब्दीली सरकार की कि जी कोई बंदा नहीं, अब वो टीचर बैठे होते को भर्ती हो जाती तो ये रैशनलाइजेशन या स्कूलों की ये जो धक्कम पेल हो रही है तो ये तो ना होती। तो उन्होंने कुछ रिक्रूट किया नहीं है, तो ये होपफुली इनकी ये पिछली इनका टेन्योर देख लें, ये जाते सालों में जाके आखिरी 2-2.5 सालों में बहुत कुछ करके जाएंगे। अगर ये रह गए तो इस्टेब्लिशमेंट इनको रहने दिया तो मुझे उम्मीद है कि ये देंगे सीट्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, ये स्कूल से 2 टीचर क्वालिफाई करते हैं और दोनों